बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अपने दुआओं अपनी बातों में मुझे ज़रूर याद रखें और इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो भी ज़ाहिरा रमज़ान है, ईद आने वाली है, ईद बेस्ड नावल है ये। रेहाना आफ्ताब का बहुत ही खूबसूरत नावल है धीरे से ईद मुबारक कह दूँ। बहुत प्यारी कज़न्स बेस्ड स्टोरी है, बहुत फ़नी, बहुत मज़ेदार इनकी चिट चैट होती है। बड़ा मज़ा आया ये नावल पढ़ के, तो मैंने सोचा आपको भी पढ़ के सुनाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे से ईद मुबारक कह दूं। अफ़ान मुस्तफ़ा, तू मेरा अच्छा भाई है ना? नहीं, कज़न हूँ। ओन के फ़कीराना अंदाज पे लापरवाही से याद दिलाया। अफ़ान मुस्तफ़ा ऑफिस की फ़ाइल देखने के साथ चलगोज़े से भी दो हाथ कर रहा था। सामने ब्लैक मग कॉफ़ी से भरा हुआ था। वक्फे वक्फे से सिप भी लेता जा रहा था। हॉल में टीवी खुला था। उससे ज़रा फासले पर सीटी प्लेयर सुनता ताबिश पाइनएप्पल के टुकड़े भी मुंह में डाल रहा था। उससे ज़रा फासले पर अली न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ चिप्स से शुगल कर रहा था। उससे ज़रा फासले पर हशाम नेट पे बैठा किसी को उल्लू बनाने में लगा हुआ था। साथ ही साथ ड्राई फ्रूट से भी शुगल जारी था। सब बज़ाहिर हाल कमरे में टीवी देखते, सीरीज सुनते, अपने अपने काम में मगन थे, मगर ऊन की दुहाई बगौर सुन रहे थे। बारी बारी सबके आगे दस्त सवाल फैलाकर उसने आखिर में अफ़ान मुस्तफ़ा से मुद्दा बयान किया, जो कंबल पैरों पर डाले उस पर फाइल रखे पेन उंगलियों में दबाए मसरूफ़ था। सबके सुकून इत्मीनान पे ओन ने गज़बनाक नज़रों से उन चारों को घूरा, मगर नाचार मुस्कुराना पड़ा। उनसे रुपए जो निकलवाने थे। इफ़ीन घटिया कज़न्स में एक तू ही मेरा अच्छा कज़न है। याद करो, लास्ट से लास्ट फ्राइडे को रुपए ना देने पर तुमने भी मुझे इन घटिया कज़न्स में शामिल किया था। उनके मक्खन लगाने पर बिना सर उठाए अफ़ान मुस्तफ़ा काफ़ी का सिप लेते हुए याद दिला रहा था। गुस्से में ज़बान से निकल गया होगा, वरना मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ। ओन गड़बड़ाकर बात संभाल रहा था। मैं मदद नहीं कर सकता डियर ओन, तुम पहले ही मेरे 4,000 के मकरूज़ हो। पिछले 2 माह से तुम्हारी बाइक में पेट्रोल भी मैं डलवा रहा हूँ। इफ़ी के रुपए लुटाओ या नहीं, मगर मेरे 2,500 निकाल दो। नेट पे बैठे हशाम में धौंस से कहा, मेरे 3,052 रुपये 8 आने निकलते हैं तुम्हारी तरफ। चिप्स एंजॉय करते अली ने न्यूज़पेपर से नजरें उठाए बिना अपने रुपयों का जिक्र किया। अब जब सब अपने रुपयों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं भी याद दिला दूं, मेरे 700 रुपये के मकरूज हो तुम। सीडी प्लेयर का वॉल्यूम बढ़ाते ताविश ने याद दिलाओ मुहिम में हिस्सा डाला। कमीनों, अल्लाह करे मर जाओ तुम लोग, कितने घटिया कजन्स हैं मेरे। एक ज़रा सा कर्जा नहीं दे सकते तुम लोग। उनका गुस्सा भड़क उठा। सब कमाले सुकून से उसके गुस्से को एंजॉय कर रहे थे। एक आध बार तो अच्छा भी लगता है, मगर तुम मजली मांगते हो। हर दूसरे दिन बाद हाथ फैलाए हम सब के वॉलेट को बुरी नीयत से देखते हो। अली की बात पे सबके लबों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। उनकी ना तोज नज़रों से उन्हें घूर रहा था। रात सोते वक्त मैं तमाम रुपयों को खुफिया मकाम पर मुंतकिल करके सोता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे वॉलेट में सिक्के भी नहीं मिलते। ताबिश की मुस्कुराहट पे वो जल कर बोला, यानी कि तुमने ताबिश का वॉलेट चेक किया था? अफ़ान मुस्कुर अफ़ान मुस्तफ़ा शोक मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। उसने कमाल मासूमियत से सर इस बात में हिलाया। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, मुझे भी अपने वॉलेट के बचाव के बारे में सोचना पड़ेगा। हशाम की पुरतशवीश आवाज़ ने उन्हें कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया। उन गुस्से से वॉकआउट करने के बारे में सोच रहा था, मगर मुझे आखिरी बाजी लड़ने दो वाला हाल था कि शायद रुपए मिल जाएं, और वो इसी आस में बैठा रहा। ओन इवनिंग आर्ट स्कूल से स्केचेस की क्लास ले रहा था। आर्ट की चीज़ें इतनी महंगी थीं कि उसकी पूरी पॉकेट मनी निकल जाती थी। फिर उसे बारी बारी इन चारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अच्छे भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो, ये स्केचेस का शौक क्यों पाल लिया? चाचू को खबर हो गई कि पिछले दिनों तुमने सिर्फ एक पेन 2,200 रुपये का ख़रीदा है, तो तुम्हारी बॉडी पर इतने स्केचेस लगाएंगे कि शुमार भी ना कर सकोगे। हशाम ने डराया। नाराज़गी का तासुर देने को वो चुप बैठा रहा ताकि खफगी महसूस करके वो लोग रुपए दे दे, मगर चालाकी काम ना आई। थे तो आमजाद एक एक रंग से आशना थे। जब से तूने आर्ट स्कूल ज्वाइन किया है तब से तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तुझे किस शैतान ने कहा था आर्ट की तरफ आने को? आर्ट में लगा रिटर्न मिलता है। रिटर्न मिलता क्या है? कुछ नहीं। भूखों मरते हैं आर्टिस्ट, उनके फ़न का कदरदान नहीं मिलता। अली का अंदाज नासेहाना था। बात हकीकत पर मबनी थी, मगर शौक का मूल कब कोई दे सका है? सो ओन चुप रहा। ओन तो एक काम क्यों नहीं करता? शाम कुर्सी घुमाकर उनकी तरफ रुख फेर कर बैठ गया। सबके चेहरे शाम की तरफ उठ गए। क्या? ओन लब भींचे भींचे चीखा। तू पार्ट टाइम भीख मांगना शुरू क्यों नहीं कर देता? और क्या पार्ट टाइम भीख से तू इतना कमा लेगा कि तेरी आर्ट की क्लास भी मुतासर ना होगी? है शाम की बात को ताबिश ने आगे बढ़ाया। मर जाओ तुम लोग, देखता वो दिन दूर नहीं जब मैं सादिकियान की तरह मशहूर हो जाऊंगा और तुम लोग मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे पीछे फिरोगे। मैं तुम लोग को पहचाने बिना आगे बढ़ जाऊंगा। उनकी बर्दाश्त जवाब देगी। ये दिन दिखाने से पहले खुदा तुझे उठा ले। ताबिश ने
दिल सोजी से दुआ की। इससे पहले कि ओन ताबिश पे छलांग लगाकर उसका कीमा बनाता, बेहद मुस्कुराते हुए अफान मुस्तफ़ा ने ज़रा सा तिरछा होकर ग्रे जीन्स में घुसे ग्रे वॉलेट को निकाला और ओन की तरफ बढ़ाया। जितने चाहिए ले लो, कज़न हो तो तुम जैसा। ओन बेसाख्ता उससे लिपट गया। ये घड़ी घड़ी हमसे लिपटने के लिए कोशा रहता है, कहीं इसके अंदर किसी लड़की की रूह तो नहीं। हशाम के तशवीशी जुमले ने महफिल को एक बार फिर ज़ाफ़रान-ए-ज़ार कर दिया। ओन जारहाना अंदाज में हशाम की तरफ बढ़ा और हशाम चीख रहा था, दोस्तों मेरी इज्जत बचाओ। पल भर में हाल का नक्शा बदल गया। चिप्स, चलगोज़े के छिलके, न्यूज़पेपर, पेन, ड्राई फ्रूट बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। सीडी प्लेयर और टीवी के शोर से उनकी आवाज़ ऊंची हो गई। उन्होंने पाइनएप्पल का खाली टिन पैक हशाम की तरफ रवाना किया था। टिन टिन की आवाज़ के साथ उसकी पेशानी चूम बैठा। अभी वो जवाबी कार्रवाई करने को पर तोड़ रहा था कि क्या हो रहा है ये यहाँ की दबंग और खुश्क आवाज़ पे पांचों ही ठिठक के। ताबिश जो कंबल के आधा अंदर और आधा बाहर था, वो कंबल के अंदर दबक गया। मैं पूछती हूँ, ये घर है या जुमा खान का ढाबा? बच्चे हो तुम लोग, ऊन जैसे हो गए हो। शाम ने अपनी लंबी बगले जैसी टांगों को भी साख्ता मोड़ लिया। हर बार खरगोश जैसे कान निकाले मेरी बातें सुनते हो, मगर असर नहीं होता। हो भी कैसे, कान गधों की तरह गायब हो जाते हैं। अली ने बेसाख्ता अफान मुस्तफ़ा के दोनों कान पीछे से पकड़ लिए। मेरे कान अपनी जगह मौजूद है गधे, तुम अपने चेक करो। उससे झिल्लाकर हाथ हटाया। दादो मोटी ऐनक नाक पे टिकाए उनकी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रही थी। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कॉर्निश बजा ला रहे थे। ताबिश ने कंबल सर तक ओढ़ कर चेहरा बाहर निकाली और अब मुस्कुरा रहा था। वजह दादो की हल्का बात नहीं थी, वजह तो वो नाजुक लड़की थी जो दादो से चंद कदम पीछे परेशान खड़ी उन्हें देख रही थी। दादो की घन गरज सुनकर बड़ी ताई, छोटी ताई, चाची, मम्मा, अरीज, वरदा, इमामा, इजी और दानिया भी चली आई। दादो को गरजते देखा तो सब ने लंबी सांस ली। ये तो रोज का मामूल था। अम्मा, आप तो सीमा आंटी को एयरपोर्ट सी ऑफ करने गई थी। ये बच्ची कौन है? बड़ी ताई की दखल अंदाजी पे इन पांचों ने शुक्र का सांस लिया। दादो का गुस्सा कम नहीं हुआ था, मगर उन्हें साथ खड़ी बच्ची का एहसास हुआ तो रुक गई तो मैं सीमा को सी ऑफ करनी थी। ये लीना अब्बास है, सीमा की नवासी। सीमा उसी के यहाँ सऊदी अरब जा रही थी और ये अभी सऊदी अरब से आई है। दोनों नानी नवासी एक दूसरे को सरप्राइज देने के चक्करों में थी। वो तो अच्छा हुआ दोनों एयरपोर्ट पे मिल गई। लीना अगली फ्लाइट से अपनी नानों के साथ ही जाना चाह रही थी, मगर मैं इसरार करके साथ ले आई कि हमारे पास रहो। वो नानी ना सही, मैं नानी तो हूँ। दादा ने मुफस्सल जवाब से हाजरीन को मुस्तफीद किया। सभी आगाह थे सीमा नानो और दादो में कितनी गहरी दोस्ती थी। तभी वो अपनी नवासी उनके स्पोर्ट करके बेटी और दामाद से मिलने चली गई थी। अच्छा किया। छोटी ताई ने आगे बढ़कर लीना आवाज को गले लगाया। आते ही जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, उसने उसे थोड़ा परेशान जरूर किया था, मगर अगले ही पल सब ने जिस खूबसूरती से अपना तारुफ कराया उसे अच्छा लगा, वरना इतनी बड़ी फैमिली को देख कर ही वो घबरा गई थी। बुरा मत मानना लीना, अम्माओं को इनकी शौकी ज्यादा नहीं भाती। छोटी ताई सफाई दे रही थी। मम्मा, हमारा भी तो तारीफ करवाएं। दादो इधर उधर हो गई तो हशाम की जबान में खुजली हुई। लीना ने आते ही तुम लोगों की खातिरदारी देख ली है। अजीज शोखी से हंसी। ताई ने इन पांचों का तारुफ करवाया। तुम फ्रेश हो जाओ, वरदा बेटा लीना को अपने कमरे में ले जाओ। छोटी ताई गोया हुई तो लीना के साथ लड़कियां भी उठ गईं। हाल की हालत ठीक नहीं थी अभी तक। दादो का रुख फिर इसी तरफ हो गया। अम्मा, बच्चियां साफ कर देंगी हॉल। चाची ने उन्हें टालना चाहा। तुम लोगों की इन्हीं बातों ने इन लड़कों को बिगाड़ा है। जब देखो हंसी ठिठोल। शहर वाला कभी सुकून की नगरी कहलाता था, मगर लोगों के सब्ज कदम ने शहर वाला को गहन लगा दिया। दादो की नजरों का हदफ मम्मा थी, जो कमाल सुकून से एक कोने में खड़ी थी। बाकी सबको दादो की बेवजह की रागनी पे हमेशा की तरह कोफ्त हुई। अब दादो का रुख उन चारों की तरफ था। तुम चारों भी शरीफ हुआ करते थे, मगर बुरे लोगों की सोबत में रंग गए। बुरा खून असर तो दिखाएगा ही। माँ ने ही मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और बेटा मेरे घर का सुकून दरहम बरहम कर रहा है। अब दादो की तोपों की जद में अफान मुस्तफा था, जो सर झुकाए दादो को सुन रहा था। दादो चली गई, हमेशा की तरह अफसोस करने लगे। अफान मुस्तफा की नजरें मामा की तरफ उठी और बेतासर चेहरा लिए खड़ी थी। वो बाहर निकल गया। आए लीना लड़कियों की मौत में। उसने बड़े से कमरे में कदम रखा। कमरे के 3 कोनों में डबल बेड थे। एक कॉर्नर में वार्डरोब और उससे जरा फासले पे ड्रेसिंग टेबल थी। आप सब इसी कमरे में रहती हैं? हैंडबैग साइड पे डालते से तायराना निगाह डाली। हूँ, कमरे तो कहीं हैं, मगर हमें साथ रहने की आदत सी। अब तो आप भी रहेंगी, खुद देख लीजिएगा। रीज वॉशरूम में तौलिया रखकर वापस आई तो जवाब दिया, फिलहाल आप हमारा वॉशरूम और बेडरूम इस्तेमाल कीजिए, थोड़ी देर बाद आपके लिए कमरा तैयार हो जाएगा। दानिया ने बाइखलाक मेज़बान की तरह अच्छी सर्विस की यकीन दहानी कराई। और अगर मैं कहूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम लोगों के साथ ये बेडरूम शेयर करना चाहूँगी तो? उन्हें खुशगवार हैरत हुई। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? मामा ने बेसाख्ता मसरत का इजहार किया। बाकी सबने तायीदी अंदाज में सर हिलाया। हो सकता है पहली मुलाकात में इतना बेतकल्लुफ़ अंदाज तुम लोगों को बुरा लग रहा हो, मगर मैं अपनी नेचर के हाथों मजबूर हूँ। मुझसे पक्की दोस्ती करनी है तो ये आप जनाब को एक साइड रखना होगा। मेहमानों जैसा ट्रीट नहीं करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रवायती मेहमान बना मुझे पसंद नहीं। वो पूरी सच्चाई से गोया थी। वाह लीना जी, आप तो अपनी ही कबील की निकली, वरना जब तुम दादो के साथ खड़ी अजीब अजीब सी शक्लें बना रही थी तो मुझे खासी प्राउड लगी थी।
रवायती मेहमानों से तो खुद हमारी जान जाती है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। दरअसल आते ही जिस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा उस पर काफ़ी घबरा गई थी। अब रहोगी तो आधी हो जाओगी, अजी कमाल इत्मीनान से गोया थी। यानी कि ऐसे हादसा होते रहते हैं। अंदाज महफूज कुन था जिस तरह दादो उन पर बरस रही थी और वो पांचों शाने बेनियाजी दिखा रहे थे। ये देखकर उसे मज़ा आया था। अक्सर बेशतर बल्कि यूं कहना चाहिए 24 घंटे ने दादो को तंग किए बगैर चैन नहीं आता और दादो को बोले भी ना। वो सिर्फ शरारतें करते हैं जबकि दादो ज्यादती कर जाती है। खास तौर पर अफान और छोटी चाची तो चिढ़ है उनकी। दानिया ने वर्दा की बात उचक ली। अंदाज किसी कदर नागवारी लिए हुए थे। थोड़ी देर पहले आई मेहमान के सामने घर के राज शेयर करने पर अरीज दानिया की बेवकूफ़ी पे घूरने लगी। लीना बातें तो होती रहेंगी, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना लगा लें। चलो मामा किचन में। जिम्मेदारी का सबूत देते अजी ने इजली कामचोरा मामा को इशारा किया जो बेड पे बैठी थी। तुम चारों हो ना किचन में जाने के लिए? मैं लीना के पास रुकती, वरना क्या कहेगी ये कैसे मेज़बान है, मेहमान को अकेला छोड़ दिया, ज़रा तमीज़ नहीं है। मामा की चालाकी पे लीना बाज का कहकहा बेसाख्ता था। वो चारों से घूरती चली गई। लीना बाज को ये घर जादू का महल लग रहा था जिसका एक एक मकीन साहिर था। दानिया को लीना के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो वर्दा गोया हुई। दानिया के कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, लीना ने वाकिफ तो हो ही जाना है। दादो कब किसी के आगे किसी आए गए का लिहाज करती हैं। हंसी चल के बोली, अली मेरी वाइट शर्ट तुमने ली थी ना, कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले वो आया था और अब सुबह के लिए अपने कपड़े निकाल रहा था। वार्डरोब खुलने की देर थी। कपड़ों के गोले कारपेट पर लुढ़क आए। फान मुस्तफा ने झिलाकर दोनों हाथों में गोले उठाए और वार्डरोब के खाने में दे मारे, मगर गोलों को इतनी इज्जत अफजाई पसंद ना आई। वो शोखी पे तले बैठे थे। कदमों पे गिरे गोलों को उसने एक किक लगाई और जीन्स शर्ट टाई बिखर गई। वॉशिंग मशीन में पड़ी होगी। बेड पे लेटे अली ने शर्ट की गुमशुदगी पर मुतला किया। वहाँ क्या कर रही है? कितनी देर से वो उसी शर्ट के लिए वार्डरोब कंगाल रहा था। बेचारी गंदी हो गई है, जवाब साबिका अंदाज में मौसूल हुआ। तुम पहले नहीं फूट सकते थे? आधे घंटे से इसे तलाश कर रहा हूँ। तुमने पहले कब पूछा? शट अप, जान से मार दूंगा तुम्हें। मुझे सुबह के लिए वाइट शर्ट चाहिए। वो चिल्लाया। शाम ने कुछ दिनों पहले ही वाइट शर्ट सिलवाई है ना, उससे ले लो। उनकी गुफ्तगू बगौर सुनते ताबिश ने मशवरा दिया, निचले खाने में होगी, वाशरूम से बरामद होते हैं शाम में शर्ट की मौजूदगी की जगह बताई। वो सर हिलाकर दूसरे वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। इफ़ी सुबह के लिए अपने कपड़े प्रेस करो तो मेरे भी कर देना। शीट और पेंसिल में गुम ऑन ने सर उठाकर फिदवियाना लहजे में कहा, मैं अपने कपड़े तुमसे ही प्रेस करवाने वाला हूँ। जहन्नम में जाओ। ऑन हाथ झाड़कर फिर से स्केच बनाने में मसरूफ़ हो गया। फिर उसे शीट का रुख उनकी तरफ किया। यारो देखना ज़रा, इसकी नाक टेढ़ी तो नहीं लग रही? ऑन स्केच को तनकीदी नज़रों से देखते इस्तफसार कर रहा था। सब स्केच को बगौर देख रहे थे। सिर्फ नाक, मुझे तो पूरा चेहरा टेढ़ा लग रहा है। अफान मुस्तफ़ा ने वार्डरोब से ज़रा की ज़रा नज़र हटाकर स्केच देखा। कमेंट देते सर वापस वार्डरोब में घुसा लिया। वाइट शर्ट मिल के नहीं दे रही थी। हाँ, उनकी कोई चीज़ जगह पे मिल सकती थी? नामुमकिन। शक्ल तो वाकई टेढ़ी है। क्या उंगलियों में राशा आया है? ताबिश स्केच पर झुक गया। मेहनत से बनाए स्केच पर उनके इबरतनाक कमेंट पर ऑन गुस्से में आ गया। दफ़ा हो जाओ तुम लोग, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस्तेज़ाइया अंदाज था। हमें बंदर कहने वाले मत भूल, तू हमारा आमजाद है, हशाम ने याद दिलाया। वली के घर शैतान का जन्म तो होना ही है, मगर शैतान के घर में वली भी हो सकता है, उन्होंने दिफा किया। हमें शैतान कहने वाला अब तक सही सालिम है। लानत है तुम लोगों पर, अभी तक उसे ज़दोकोब नहीं किया। गैरत जगाता वो बीच वाला पट खोले खड़ा था। यारो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उनके जारहाना तेवर मुलाहिजा फरमाकर उन्होंने झट सियासतदानों की तरह रंग बदल कर हाथ जोड़ दिए, मगर अवाम भी भर गई थी। लड़कों क्या हो रहा है? दादो की पाटदार आवाज़ पे सब अपनी अपनी जगह साकत रहेगी। वो सब उनके तकिया कलाम क्या हो रहा है से भी बदकते थे। सब अपनी जगह खफीफ हो गए। दादू छापे मारने में अपना सानी नहीं रखती थी। अक्सर बेशतर वो रंगे हाथों ही पकड़े जाते थे। असर नहीं होता तुम लोगों पर मेरी बात का, जब देखो लड़ते मरते रहते हो। कसूर तुम लोगों का नहीं, तुम्हारी माओ ने तुम लोगों की सही तरबियत नहीं की। भरपाई में ऐसी ज़िंदगी से ना बहुएं अच्छी मिली ना पोते पोतियाँ। उनके अताब की जद में सब आ जाते थे। सब जानते थे सबका जिक्र तमहीद बांधने के लिए इस्तेमाल होता था। असल में तो इनका टारगेट कोई और होता था। उबैद को देखा है ना तुम लोगों ने? माशाल्लाह कितना नेक साले बच्चा है, मेरा गरूर है, मेरा नवासा। जबकि तुम लोग, अफ़ान ने ज़ोरदार आवाज़ से पट बंद करके तीसरा पट खोल लिया। ये कपड़े कारपेट पे पड़े हैं, सलीका तरीका है ज़रा तुम में? दादो की तोप का रुख अफ़ान मुस्तफ़ा की तरफ हो गया जो उनकी तरफ पुश्त किया वार्डरोब में झांक रहा था। बेनियाजी के अजीम मुजाहरे पे दादो भड़क उठी। उसका पुरसकून अंदाज उन्हें मुश्तिल कर देता था। जाहिल जंगली, ज़रा तमीज़ नहीं कि बड़ों के आगे पीठ करके खड़े नहीं होते। मगर माँ ने कुछ सिखाया हो तब ना। कान खोल कर सुन लो तुम सब। लीना के साथ फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं, और तुम पर तो मुझे ज़रा भरोसा नहीं। सनसनाते तीर अफ़ान मुस्तफ़ा के जिगर के आर पार हो गए। वाइट शर्ट मिल गई। पट बंद करके उसने रुख उनकी तरफ किया।
सब इस जब से सुर्ख पड़ते चेहरे पे नज़र डालकर तासुब से सर झुका लिया। दादो जहर फूंक कर जा चुकी थी। खाना लग गया है। अजी पैगाम लेकर हाजिर थी। सब बाहर निकल गए। रात के खाने पर बड़े ताया, छोटे ताया और चाचू भी होते थे। वेल डेकोरेटेड बड़े से डाइनिंग हॉल में मुख्तलिफ साइज़ के 3 डाइनिंग मेज़ लगे थे। सबसे बड़ी मेज़ पे दादो, ताया, ताई वगैरह थी। दूसरी मेज़ पर लड़कों का कब्जा था और तीसरी लड़कियों के लिए थी। वो मामा के साथ आई तो दादो ने ताया वगैरह से तफसीलन तारुफ करवाया। सब ने मोहब्बत से खुशामदीद कहा। वो लड़कियों वाली मेज़ की तरफ बढ़ गई जो लड़कों के तकरीबन 7 थी। जब तक तमाम मेंबर जमा नहीं हुए तब तक किसी ने खाना शुरू नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। एक नौवारिद दाखिल हुआ। रे मेरा बच्चा। दादो का चहकना, लड़कियों का बिगड़ना उसने मुलाहिजा किया। ख़ास तौर पर अफ़ार मुस्तफ़ा की तेवरी पर कई बल पड़ गए थे। ठीक टाइम पे पहुंचा हूँ। नौवारिद दादो के साथ वाली कुर्सी पे बैठ चुका था। अजली भूखा ताबिश ने दांत पीसे। ये उबैद है, हमारी इकलौती पुप्पो का इकलौता चश्मा चौराग, दादो की आंखों का नूर। इनकी तमाम नादीदा खूबियों की मोतरफ हैं जो हमें ढूंढे से नहीं मिलती। हम तमाम कज़न्स की मुतफ़िक़ा राय है कि दादो को सबसे ज़्यादा उबैद से मोहब्बत और हमको उससे इतनी ही चिढ़ है। वर्दा आहिस्तगी से उसकी गोशगुजार करी थी। लीना बास ने सर उठाकर उसे दिलचस्पी से देखा। वो उसे ही देख रहा था। खाने के बाद सब टीवी लाउंज में चले आए थे। चाय काफ़ी ट्रे में लिए अजी और मामा सबको सर्व कर रही थी। अफान फ़ोन की बेल पर उठ गया था। वापस आया तो अजी के हाथ में मौजूद ट्रे से काफ़ी से भरा मग उठाकर शाम के साथ कुशन में धंस गया। तमाम बड़े सोफे पर विराजमान थे जबकि यंग जनरेशन नीचे कुशन पर। इस घर के तौर तरीके से अट्रैक्ट कर रहे थे। वैद दादो के पहलू में झाँक घुसा चाय पी रहा था। दादो यकीनों से लीना बास के मुतालिक बता रही थी। उसकी नज़रें हनूज उसी पर मरकूज थी। इफ़े, तुमने तमाम फाइल्स देख ली? छोटे ताया ने ताबिश से मसरूफ़ गुफ्तगू अफ़ार मुस्तफ़ा को मुखातिब किया। जी ताऊ, तमाम फाइल्स मैंने देख ली हैं। रहमान ग्रुप की कोटेशन इंप्रेसिव है मगर उनकी ऑफ़र प्राइस खासी ज़्यादा है। शाह सन्स की प्राइस ऑफ़र नॉर्मल है मगर क्वालिटी पर हमारा उनसे कॉम्प्रोमाइज़ होता नज़र नहीं आ रहा। इन तमाम फाइल्स में 7 कंपनीज़ की कोटेशन अट्रैक्टिव। और सबसे अच्छी बात यह है ये हमें ऑफ सीज़न प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं। आई नो 7 कंपनीज़ की रेपुटेशन पिछले कई माह से डाउन हो रही है मगर माजी में उसने खुद को मनवाया है। बिजनेस में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। उनकी मौजूदा कंडीशन को फरामोश करके हम उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करें उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये हमें ऑफ सीज़न प्राइस में ऑफ़र करें। दूसरे हमारी रेपुटेशन के बायस उनका बिजनेस डूबने से बच जाएगा और हमारी इस मेहरबानी के बदले 7 कंपनीज हमेशा हमें याद रखेगा। फार्मसवा की मदल गुफ्तगू ने बड़े ताया, छोटे ताया, चाचू को 7 कंपनीज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तमाम कज़न की सराहती नज़रें फार्मसवा पे उठी हुई थी। दादर और उबैद कबीदा निगाहों से उसे देख रहे थे। उसकी जहानत उन्हें बेहद खटकती थी। वो उन्हें 7 कंपनीज के दीगर पॉइंट से बाखबर कर रहा था। उसने इस अंदाज में बात की थी कि बड़े सोचने पे मजबूर हो गए थे। मेरा ख्याल है इफ़ी की बात मानकर 7 कंपनी से मीटिंग कर लेते हैं। हमारा इफ़ी यूं ही तो किसी की फेवर नहीं करता। इसकी मैनेजमेंट हमेशा फ़ायदेमंद साबित होती है। चाचू ने सताइशी नज़रों से उसे देखा। वो मुस्कुरा दिया। लीना अब्बास ने अफान मुस्तफ़ा को बगौर देखा। ब्राउन मग लबों से लगाए सिप लेकर उसने अली की किसी बात पर मुस्कुराते हुए उसके इशारे पर मुक्का रसीद किया था। लीना पहली बार पाकिस्तान आई है? छोटे ताया ने मौजू तब्दील किया। पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। मुझे यकीन है लीना हमारे ये शैतान बच्चे तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। तुम उनकी कंपनी इंजॉय करोगी। बच्चों, लीना का मूड हो तो पिकनिक वगैरह अरेंज कर लो। यस सर। बड़े ताया उठते हुए गोया हुए तो सब ने मुसर्रत से नारा लगाया। फिर वक्फे वक्फे से सभी उठ गए। अब सिर्फ यंग जनरेशन और दादो और उबैद रह गए थे। उबैद, कल तुम क्या कर रहे हो? दादो पूछ रही थी। कुछ भी नहीं, बाचे चीर कर जवाब दिया गया। लीना को कराची दिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सर आंखों पे सब के मुंह के जाविये बुरी तरह बिगड़ गए। लीना, तुम कल तैयार रहना, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। किसी को खातर में लाए बिना दादो उठ गई। दादो, कराची तो मैंने पहले ही देख रखा है। बाहर किसी पॉइंट पे एंजॉय करने से ज़्यादा मुझे घर में मज़ा आ रहा है। इतनी बड़ी फैमिली के साथ रहने का मुझे पहली बार मौका मिला है। रही पिकनिक वगैरह की बात तो अगर ये सब साथ होंगे तब चलूँगी, अकेले कहाँ मज़ा आता है। लीना के मुफस्सल जवाब पे उन सब के चेहरे खिल गए। अफान मुस्तफ़ा ने पहली बार भरपूर नज़रों से उसे देखा। जहाँ उबैद का मुंह बन गया था वहीं दादो को भी उसका जवाब नहीं भाया था मगर अजीज़ सहेली की नवासी को इनकार कैसे करती। लिहाजा जैसे तुम्हारी खुशी कहकर मौजू बदल दिया। 12 बज रहे हैं, सोना है या सुबह के 12 बजे तक बिस्तर तोड़ोगे? दादो की गुस्सीली नज़रें अफान मुस्तफ़ा पर थीं। दादो, आप भूल रही हैं हम सब स्टूडेंट्स हैं। हाँ, सुबह सबको कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस भागना होता है। बिस्तर तो बेकार लोग तोड़ते हैं। ऊन के ताक कर हमला करने पर सबके लब मुस्कुरा दिए और बैद झिलमिला गया। पढ़ा मैंने भी है। वारी जाऊं आपकी पढ़ाई पे। आपको तो पढ़ने का ख्याल बुढ़ापे में आया और 4 साल से इंटर में मुसलसल फेल हो रहे हैं। ओन ने पहले जुमले के बाद आवाज़ आहिस्ता कर ली। सबसे हंसी रोकनी मुश्किल होगी। उबैद ने ज़्यादा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? शराफत और किरदार में औरों से कहीं ज़्यादा है। तुम लोगों की तरह हर वक्त हंसी मजाक में वक्त नहीं गवाता। इशारा किस तरफ था सब जानते थे। वो इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट से साइड पे रखा न्यूज़पेपर उठाकर बाहर निकलने लगा जिस पे दादो
उबैद को लेकर वॉकआउट कर गईं। मेरे यहाँ बैठने पर गालिबन दादू को एतराज़ है, नाराज़ ना हो गई हों वो इस सूरत हाल की मुजरिम खुद को समझने लगी। ये रोज़ का मामूल है और बेफिक्र रहो, हमारे अलावा दादू किसी से नाराज़ नहीं होती। अरीश ने यकीन दिलाया। वो पूछना चाहती थी क्यों, मगर मेहमान थी सो चुप रही। दादू उन लोगों में से हैं जिन्हें बहू पोते पोती में कीड़े नज़र आते हैं और जिनकी नज़र में बेटी दामाद और नवासे नवासियाँ तमाम खूबियों से आरास्ता होते हैं। वो वर्दा ने किसी हद तक उसकी तसल्ली और तशफ़ी की कोशिश की। फ़ॉरगेट इट यार, सॉरी लीना, हमने अब तक आपको नज़रअंदाज किया, इसकी बड़ी वजह दादू है। उन्होंने ख़ास तौर पर मना किया था कि हम आपसे दूर रहें, सो अगर हम कभी आपको नज़रअंदाज करें तो दिल पे मत लीजिएगा। हम सबको आपकी आमद पे बेहद खुशी हुई है। 10 मेंबरों पर मुश्तमिल हमारा ग्रुप है जिसमें आप 11वीं हैं। हम आपको अपने ग्रुप में वेलकम कहते हैं। ज्वाइन करेंगी हमें? मुंह फट से ताबिश ने सब गोश गुजार कर दिया। उसकी साफ गोई पे उसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। श्योर, उसे ये साफ खुले दिल के लोग पहली ही नज़र में अच्छे लगे थे। तो चले पहले तारुफ हो जाए। शाम सीधा हो गया। वर्धा हमारी सबसे सुघड़ कज़न है। अच्छा खाना खाना हो तो पहली फुर्सत में उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। ग्रेजुएशन के बाद तालीम को खैरबाद कह दिया है। अरीज किसी हद तक वर्दा जैसी ही समझदार है। ये ऑनर्स कर रही है। मामा हमारी असली कामचोर कज़न है। अजीज लड़ने में माहिर। ये दोनों पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हैं। मोहतरमा दानिया साहिबा कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रही थी। खासी पढ़ाकू वाक़या हुई हैं। हर बार पोजीशन बनते बनते रह जाती है। लड़कों की तरफ से शाम में लड़कियों का तारुफ कराया। लड़कियों की तरफ से इजी आगे आई। लीना, ये मिस्टर ओन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लास्ट ईयर में और आर्ट से लगाव के बाद इवनिंग आर्ट स्कूल ज्वाइन कर रखा है। आजकल उनके हाल बड़े फ़कीराना हो रहे हैं। उनके दाएं तरफ जो विराजमान है ये अली हैं। डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के क्राइम रिपोर्टर हैं। आजकल ऑफिशियल लीव पर है, सो उनका चेहरा मुबारक नज़र आ रहा है, वरना हम उनसे छुट्टी के दिन भी नहीं मिल पाते। और उनके पहलू में विराजमान ये ताबिश साहब हैं जो जिन्होंने बीई किया है और आजकल पापा के ऑफिस पे पाए जाते हैं। राज की बात है, पापा के डर से जाते हैं पैर चलाते हुए। ये हशाम हैं, एमएससी कर रहे हैं बॉटनी में। हमारा खूबसूरत लॉन उन्हीं के मरहून मिन्नत है। और ये हमारे सब में जीनियस कज़न अफ़ान मुस्तफ़ा एमबीए के लास्ट सेमेस्टर में है। शुरू से ही फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहीं से डायरेक्ट ऑफिस चले जाते हैं। खासे हार्ड वर्कर हैं फैमिली बिजनेस में। उनका खासा कंट्रीब्यूशन होता है। बड़े ताया छोटे ताया चाचू के लीगल एडवाइज़र के फ़्राइज़ भी अंजाम देते हैं। अज़ी ने दिलचस्प अंदाज में तारुफ करवाया। तालियां। ऑन के नारे पे सब ने तालियां बजा दी। ऐसे कराते हैं तारुफ, तुम्हारी तरह सूखे सड़े अंदाज में नहीं। वर्दा ने शाम को चिढ़ाया। तारुफ के लिए पर्सनालिटी का दिलचस्प होना ज़रूरी है, अली ने जवाब दिया। अपने बारे में कुछ बताएं। ओन ने दिलचस्पी जाहिर की। अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। बहन भाई की कमी दोस्त बनाकर पूरी करती हूँ। कंप्यूटर में बैचलर किया है। छुट्टियां थी तो नानों से मिलने पाकिस्तान चली आई। किस्मत ने आपके दर तक लाना था। मुझे बेहद मज़ा आ रहा है आप लोगों के दरमियान रहकर। वो पूरी सच्चाई से गोया थी। काफ़ी देर वो उन सब की कंपनी इंजॉय करती रही जिसमें अफ़ान मुस्तफ़ा किसी कदर खामोश था। सहर वाला में बिला शिरकत गैर दादू की हुक्मरानी थी। उनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी छोटी होने के बाद दादू की बेहद लाडली थी। बड़े ताया छोटे ताया चाचू यहाँ तक के बेटी तक की शादी दादू ने अपनी पसंद से कराई थी। सब जानते थे कि दादू जिस कदर मोहब्बत करती हैं उसी कदर इस्तेहकाक भी रखती है। उन्हें अपने हुक्म से सरताबी करने वाले ज़रा पसंद नहीं थे। मनमानी करने वाले कभी नहीं भाते। तीनों बहुओं के इंतखाब के बाद दादू ने जब सबसे छोटे अजीज़ तर बेटे मुस्वा के लिए लड़की पसंद कर के उन्हें इत्तला दी तो वो बिफर गए। उनका एक ही जवाब था, वो रहमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे। अगर दादों ने उन पे जोर डाला तो वो हमेशा के लिए रूपोश हो जाएंगे। बचपन से आज तक उनकी बात पे आंख बंद करके हामी भरने वाले पापा मम्मा के लिए अड़ गए तो दादों को शिकस्त का एहसास हुआ। एक औरत की चंद दिनों की मोहब्बत पे एक फर्माबरदार बेटा माँ के फैसले से इनहराफ करा था। पापा ने तो उन्हें मनाकर दम दिया, मगर वो रोज़े अव्वल से ही रहमा को नापसंदीदगी सनद जारी कर चुकी थी। रहमा चची ने दादों की नाव पे पाँव रख दिया था, सो उनका दिल जीतने की सारी कोशिशें रायगा गई। दादों ने पापा की ज़िद पूरी कर दी थी। उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश जानकर मामा को ब्याह लाई थी, मगर ना ही उन्होंने पापा को माफ़ किया ना मामा को कबूल। अफ़ान मुस्तफ़ा की पैदाइश अमल में आई और पापा का आलम बाला से बुलावा आ गया। मामा तो पहले ही उनकी जली कटी की जद में रहती थीं, अब वो दादों को अपने बेटे की कातिल लगने लगी थी। मामा की ज़िंदगी पापा के साथ ही ख़त्म हो गई थी। वो जिंदा तो थी मगर मुर्दों से बदतर। खुशी गमी को यह एहसास उनमें ज़िंदगी की रमक नहीं जगाता था। वो ज़िंदगी को नहीं, ज़िंदगी उन्हें गुजार रही थी। बड़े ताया के 4 बच्चे हशाम, वर्दा, अमामा और अली। छोटे ताया के लगते जिगरों में ओन, अजी और दानिया थे। अरीज और ताबिश छोटे चाचू की औलाद थे, जबकि अफ़ान मुस्तफ़ा इकलौता था। दादों को जहाँ उनसे बैर था वहीं अफ़ान मुस्तफ़ा उन्हें खार की तरह मम्मा से बैर था वहीं अफ़ान मुस्तफ़ा उन्हें खार की तरह खटकता था। लीना बास को 1 हफ़्ता हो गया था। सब
ही उसका ख्याल रखते थे। बड़ी ताई ने लड़कियों के सूट सिलवाए तो 2 सूट उसके भी सिलवा दिए। वो नाना करती रहेगी मगर उनकी पुरज़ोर मोहब्बत ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दादों के पास बैठती तो उनका मूड खुशगवार रहता, मगर जहाँ वो लड़कों ख़ुसूसन अफ़ान के आसपास भी होती तो दादों का मुंह बिगड़ जाता। ऐसा क्यों था? वो जाने से कासिर थी। कल शाम ही तो चाची मम्मा को ज़बरदस्ती उनके कमरे से निकाल लाई थी। मम्मा को देखते ही जिस तरह दादों ने तंज के तीरों का रुख मम्मा की तरफ कर दिया, उस पे उसे हैरत हुई। मम्मा कमाल सुकून से बैठी रहीं, जैसे दादो उन्हें नहीं किसी और को सुना रही हों। सब ही दबे लफ्ज़ों में दादो से चुप होने की इस्तदा कर रहे थे, मगर दादो कब किसी की सुनती थी। लीना को रहमा चाची की बर्दाश्त पर रश के साथ साथ हैरत हुई। वो उसे एक बेहिस मूर्ति लगी थी, जबकि ये सब देखता फार मुसव्वत जिस तरह झटके से उठकर गया, वो भी तवज्जो तलब था। तन्हाई में उसने बड़ी तई से इस्तफसार किया तो बड़ी तई गोया हुई। मुस्तफ़ा और राहिमा की लव मैरिज है। इस शादी से दोनों घराने नाखुश थे, खसूसन अम्मा सख्त खिलाफ थी, मगर मुस्तफ़ा ने पहली और आखिरी ख्वाहिश कहकर ज़िद बनवा ली। अम्मा राहिमा को ब्याह लाई, मगर कभी कबूल ना किया। 5 साल भर का था तो मुस्तफ़ा का इंतकाल हो गया। राहिमा तो पहले ही नापसंदीदा बहू थी और अब उसका वजूद ही खटकने लगा। वो राहिमा को बेटे का कातिल गर्दानती हैं। हमने उन्हें समझाने की अपनी सी कोशिश की, अम्मा ना मानी तो हमने राहिमा की शादी कर देनी चाहिए कि मैके में इसका कोई आसरा नहीं था, मगर अम्मा और राहिमा दोनों ने इस शादी की मुखालफत की। राहिमा मुस्तफ़ा की बेवा बनकर ही ज़िंदगी गुजारने की ख्वाह थी और नफ़रत के बावजूद अम्मा नहीं चाहती थी कि उनके बेटी की बेवा दूसरा निकाह करे। हम सबको राहिमा का एहसास था, मगर राहिमा तब से अब आज तक मुस्तफ़ा का शौक बना रही है। अफ़ान शुरू से ही इसकी लाताल्लुकी की नज़र हो गया है। अम्मा के अताब का अक्सर निशाना अक्सर बनता है। हमने उसे अपने बच्चों से कम अहमियत नहीं दी, मगर जितनी मोहब्बत करें कोई माँ बाप का नेमल बदल नहीं हो सकता। हकीकत जानकर वो कितनी ही देर चुप रह गई। आज तक उसकी नज़रों से राहिमा चाची जैसा किरदार नहीं गुजरा था जिसने मोहब्बत पे खून को कुर्बान कर दिया था। बड़ी ताई, छोटी ताई, चची सब ही उसे कंपनी देती थी। सुबह वो सब अपने धंधों को चले जाते तो वो उन्हीं के साथ वक्त गुजारती थी। राहिमा चाची अपने कमरे से शाज़ ही निकलती थी। ताई वगैरह की तरह घरेलू उमूर में उन्हें राय देते उससे कभी नहीं देखा। वो अलग थलग अपनी ज़ात में गुम नज़र आती थी। जब कभी सबके साथ बैठती तो उनका जहन गैर हाजिर रहता, और अब किसी हद तक उनके बारे में जानकर उनमें मज़ीद दिलचस्पी महसूस हुई। तमाम लड़कों से उसकी बेतकल्फ़ी हो चुकी थी, मगर अफ़ान मुस्तफ़ा किसी कदर फासले पर ही नज़र आता था। दानी, मुझे एक इम्पॉर्टेंट ईमेल करना थी। आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। उसने मैगज़ीन पढ़ती दाने को मुखातिब किया। हाल कमरे में सिस्टम है ना, कर लो। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ चले? उसका रुख हाल कमरे की तरफ था, जबकि वर्दा किचन से बरामद हुई। वो पीसी तो ख़राब है। ओह नो, उसे अफसोस हुआ। डोंट वरी, तुम इफ़ी का सिस्टम यूज़ कर लो, उनके बेडरूम में है। उससे मसले का हल निकाला, लेकिन बगैर परमिशन वो हिचकिचाहट का शिकार हुई। वो होता तो परमिशन भी ले लेती। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सब बाहर गए हैं। 2-3 घंटे तक की फुर्सत है, तुम रिलैक्स होकर अपना काम करो। ओके। उसने रिलैक्स अंदाज में दरवाज़ा खोला। दरवाजे की चौखट पर खड़ी अगले ही पल खफीफ सी हो गई। ब्लू जीन्स, ब्लू बनियान में मलबूस आयरन स्टैंड के पास खड़ा वो ब्लू शर्ट प्रेस कर रहा था। वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसका सर मैकेनिकी अंदाज में घूमा। दरवाजे पर खड़ी लाइट डार्क इम्तिजाज का ग्रीन सूट ज़ेबतन किए खप्पत से उंगलियां मसलते लीना बाज के चेहरे पर नजरें जम गई। आई एम सॉरी, वो वर्दा, वेरी सॉरी, मुझे खबर नहीं थी कि आप हैं। इट्स ओके। स्त्री का प्लग निकालते वो शर्ट पहनने लगा। कोई काम था आपको? शर्ट के बटन बंद करते उसे झुकी पलकों वाली लड़की को बगौर देखा। जब भी उनका सामना हुआ था वो उसे पुरएतमाद और आंखों में आंखें डाले बात करने वाली स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की लगी थी, मगर अभी अपनी गैर मुहज़्ज़िबाना हरकत पर जिस कदर शर्मसार नज़र आ रही थी, खासी अच्छी लग रही थी। मुझे एक ईमेल करना था, उसने अपनी आमद की वजह बताई। श्योर। उससे हाथ के इशारे से बाएं कॉर्नर पर मौजूद सिस्टम की तरफ इशारा किया। उसके कदम उसी तरफ उठ गए। बिल्कुल लड़कियों की तरह का कमरा था। यहाँ भी 3 डबल बेड पड़े हुए थे जो उस बात की शांदी कर रहे थे कि वो एक ही बेडरूम शेयर करते। वो आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हुआ, बाल ब्रश करके परफ्यूम स्प्रे कर लिया। कमरे में दिलफरेब खुशबू फैल गई। वो मेन लाइन के लिए स्विच बोर्ड ढूंढ रही थी। वो उसके पीछे अपने बेड की साइड दराज से ज़रूरी पेपर निकाल रहा था। उसकी मतलाशी नज़रों पर नज़र पड़ी तो हाथ बढ़ाकर लैंप के पीछे मौजूद स्विच बोर्ड का बटन दबाकर सीपीयू ऑन कर दिया। मैं जा रहा हूँ, आप रिलैक्स होकर अपना काम कर लें। जब मूड हो आप बिला झिझक मेरा सिस्टम यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू। सीडी प्लेयर ऑफ कर दूँ या इनफैक्ट म्यूज़िक सुनते हुए ईमेल लिखने में ज़्यादा मज़ा आएगा? चलता हूँ। वो सीडी प्लेयर बजता छोड़कर कमरे से निकल गया। लिए दिए रहने वाले बंदे का इतना फ्रैक अंदाज उसे खुशगवार हैरत हुई। कहाँ रह गए ये लोग? अज़ी मेन गेट का चौथा चक्कर लगाकर आई तो गुस्सा करने लगे। अभी तो 2:30 बजे हैं, फजर से पहले नहीं आने वाले वो लोग। कंबल सर तक ओढ़ते हैं। मामा ने इतला दी, सो जाओ तुम भी, दरवाज़ा खुलने के इंतजार में सूख जाएंगे, तब मज़ा आएगा। रीच भी बोल पड़ी, कितना कहा था हमें भी ले चलो, मुझे कॉन्सर्ट लाइव देखने का बेहद शौक है, मगर अच्छी लड़कियाँ कॉन्सर्ट में नहीं घर में होती हैं कहकर निकल गए। सब अल्लाह करे दादो को
खबर हो जाए, ठीक से मुरम्मत करें। इन सब की दाने को ना जाने का कलक था। लीनाबाज की समझ में बात आ गई, बड़ों से चोरी वो पाँचों कॉन्सर्ट में गए हुए थे और लड़कियों की जिम्मे गेट खोलना था। मुझे अब नींद आ रही है, सुबह प्रैक्टिकल है मेरा। अजी का गुस्सा बरकरार था। तुम सो जाओ अजी, मैं जाग रही हूँ। गेट मैं खोल दूंगी। उसने अपने साथ सोई हुई वर्दा पे कंबल डालते हुए अपनी खिदमत पेश की। थैंक यू, लेकिन बी केयरफुल, दादू को खबर हो गई तो वो लोग मेरी जान को आ जाएंगे। अजी अगले पल बिस्तर में घुस गई। सुबह के 4 बज रहे थे। वो 2 चक्कर लगा चुकी थी। बेडरूम से मेन गेट तक खासा फासला था। इस परेड से उकता के तो शाल लपेटे लॉन की सीढ़ियों पे आके बैठ गई। समझ से भी उकताहट होने लगी तो काफ़ी बनाने के ख्याल से उठी। उस वक्त मेन गेट रोशनी से नहा गया। उसके कदम मेन गेट की तरफ उठ गए। मेन गेट वाकई जहाँ पांचों अपनी अपनी बाइक में विराजमान थे, फिर एक के बाद एक बाइक को अंदर ला चुके थे। वो मेन गेट लॉक कर रही थी। बाइक स्टैंड पे खड़ी करके वो उस तक आए थे। आपने क्यों जहमत की लीना? उन इस्तफसार करा था। जब ग्रुप में शामिल किया है तो ये तकल्लुफ़ क्यों? उसने तनबीह की और उनने झट कान पकड़े। मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, तुम में से किसी को पीनी हो तो बता दो, खुली ऑफ़र कर रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए गोया थी। नेकी पूछ कर नहीं करते लीना जी। हशाम शौकी से गोया था। वो बेसाख्ता हंस दी। अपनी सुरीली हंसी की आवाज़ ज़रा धीमी रखे। दादू जाग गई तो वो जूते पड़ेंगे कि हद नहीं। अली ने ड्राइव और पांचों किचन में मौजूद मेज़ को रौनक बख्श चुके थे। दोनों हाथ आपस में रगड़ते अफान मुस्तफ़ा ने भरपूर नज़रों से काफ़ी फेंटते लीना अब्बास को देखा। ब्लैक सूट में ब्राउन शाल शानों पर डाले, मासूमियत से मुस्कुराते। अब वो ओवन ऑन कर रही थी, कॉन्सर्ट के बारे में पूछ रही थी, उनकी गुफ्तगू पे कमेंट दे रही थी। वो वक्फे वक्फे से उसे देख रहा था। आप अब तक कहाँ थी लीना अब्बास? उन सब के आगे कॉफ़ी के मग और गमागम पिज़्ज़ा रखा तो सब दुआएं देने लगे। नाइस कॉफ़ी, ताबिश के साथ बाकी सब ने भी सराहा। उसकी नज़र बेसाख्ता फ़ान मुस्तफ़ा से टकरा गई। मग उंगलियों के घेरे में लेकर उसने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। वो लोग अपने बेडरूम में चले गए। मेज़ समेट कर वो मग धोने लगी। पानी की बोतल फ्रिज से निकालते अफान मुस्तफ़ा की नज़रें उसकी पुश्त पे थी। लीना पुकार बड़ी गैर मुतवक्कर अजनबी थी। उस अंदाज में उससे किसी ने नहीं पुकारा था। लहजे की गंभीरता पे उसका सर मिकान के अंदाज में घुमा। वो पानी की बोतल हाथ में लेकर उस तक आया। आप कुछ कह रहे थे? वो उस के बगौर देखने और गैर मामूली पुकार पे हैरान थी। वो उसकी आंखों में बगौर झांकते हुए गोया हुई। लीना, कभी आपको ऐसा लगा अब तक जितनी ज़िंदगी बीती वो एक शराब थी, बेकार, बेरंग, और अब जिस लम्हे आप जी रहे हैं वही लम्हा ज़िंदगी का हासिल है? दिल की चाह होती है ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, इतनी हसीन, इतनी ही मासूम, इतनी खूबसूरत और दिल फरेब के कई सौ साल जीने को दिल चाहे। नाफहम अंदाज में वो उसकी सूरत तकती रही जबकि वो उसके हैरान परेशान चेहरे पर गहरी नज़र डालकर मुस्कुराता हुआ पानी की बोतल थमाकर किचन से चला गया। दोपहर के 11 बज रहे थे। वर्दा के अलावा उस वक्त सब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ऑफिस में होते थे। दादो फूफो की तरफ गई हुई थी। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि लीना अब्बास उनके साथ चले। पिछले दिनों ही उसकी मुलाकात फूफो से हुई थी। बनावट, दिखावा उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। उसे फूफो का घड़ी घड़ी छोटी भाभी पर तंज करना भी बुरा लग रहा था। वो उसे अच्छी नहीं लगी थी। उबैद के बारे में भी उसकी वही राय थी जो बाकी कजन्स की थी। रोज़ उस वक्त वो और वर्दा लंच की तैयारी करती। आज वर्दा पे मौसम का असर हो गया था। वो मेडिसिन लेकर आराम कर रही थी। उसने चाहा था लंच आज खुद तैयार करे, मगर छोटी ताई चची ने रोज़ वर्दा के साथ तो लगी रहती हो, आज आराम कर लो कहकर उसकी छुट्टी करा दी। इतनी बड़ी फैमिली थी मगर उसने देखा था घर में एक मुलाजिम भी नहीं था। लड़कियां मिल बांट कर सारा काम कर लेती थी। अगर उनका मूड नहीं होता तो ताई या चाची वगैरह किचन संभाल लेती। बिना किसी शोर के उस घर के सारे काम हो जाते। आज के दौर में ऐसा घर वाकई बेमिसल था जहाँ देवरानी जेठानी बहनों से बढ़कर रहती थी। बड़ी दाई मैके गई हुई थी। उसे बोरियत होने लगी तो रहमा चाची की दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। खड़ी रहे या वापस पलट जाए, वह शशपंज में पड़ गई। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। रहमा चाची की सूरत नजर आई। आंटी, मैं बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बातें कर लूँ। रहमा चाची ने साइड में होकर रास्ता दिया। आ जाओ। कमरा उनकी नफासत का सबूत दे रहा था। उन्होंने ब्लैक साड़ी बांध रखी थी। वो जब से आई थी उन्हें एक ही रंग की साड़ी में देखा था। शौक के रंग में यही रंग उनके वजूद पर जैसे नक्श हो गया था। उनकी हर अज़ा से शौक छलकता था। मुस्कुराहट दर्द का ऐलान करती थी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उनकी खामोशी उसे खफीफ कर रही थी। बिल्कुल नहीं। ईजी होकर बैठ जाओ कहने की देर थी। फ्री होकर दोनों पैर चढ़ाए वो बेड पर बैठ चुकी थी। उसकी अजलत में इस कदर मौसूमियत थी कि रहमा चाची बेसाख्ता हंस पड़ी। वो उन्हें देखती रही। उनकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। आंटी, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही है। अगले ही पल उनके लब भींच गए। आज काफ़ी सालों बाद मैं बेसाख्ता हंसी हूँ। उन्होंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बिल्कुल ऐसी ही तुम्हारी तरह ही हुआ करती थी मैं। मस्त, पगली, झल्ली, मिनटों में दोस्ती गांठ लेने वाली, सबको असीर कर लेती थी। आखिरी जुमले पर उनकी आवाज़ बंद हो गई। फिर क्या हुआ आंटी? कुछ इंतज़ार के बाद वो दोबारा बोली। वो अपने हाथों की लकीरें देखने लगी। फिर ऐसी हवा चली कि मैं मुस्कुराना भी भूल गई। अंदाज खोया खोया था। ऐसा क्या हुआ आंटी कि आप हंसना भूल गई? उसने इश्तियाक ज़ाहिर किया। क्या करोगी जानकर? अंदाज टालने वाला था। वो टलने वालों में से नहीं थी। जब आप कह रही हैं कि आप बिल्कुल मेरी जैसी थी तो हो सकता है मैं भी 10-20 साल बाद आप जैसी हो जाऊं।
अल्लाह ना करे लीना ऐसी बदफाले मुँह से नहीं निकालते। उनका लहजा तेज़ हो गया। एक पल को तो वो डर ही गई। सॉरी आंटी, आई एम सॉरी टू से बेटा, इस तरह तो मैंने आज तक अपने बेटे को भी नहीं डांटा। अल्लाह तुम पे मेरे नसीब का साया भी ना डाले। वो फिर खामोश हो गई। वो खामोश उनके बोलने की मुंतज़िर रही। उन्होंने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें अपनी हथेली की लकीरों पर मरकूज़ कर लीं, जैसे उन आड़ी तिरछी लकीरों में माजी का गुमगश्ता निशान ढूंढ रही हों। मेरा नाम राहिमा है, मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, हम 5 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। गुर्बत और यके बाद दीगरे बेटियों को के बढ़ते कदम अम्मा अब्बा को वक्त से पहले बूढ़ा करते थे। मेरी बहनें सिलाई कढ़ाई के अलावा जो भी काम मिल जाता था कर लेती थी। मैं घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी, तब कहीं खींचतान कर हमारा घर चलता था और हम बहनें तालीम हासिल कर रही थी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर ली। यहीं से मेरी सीधी सपाट ज़िंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई। अम्मा अब्बा मुझे जॉब से बाज रहने को कहते थे, जैसी गुजर रही थी वो इसी में खुश थे, मगर मुझे रोती सिसकती ज़िंदगी से चिढ़ होने लगी थी। मुझे बचपन से जवानी तक अपनी एक एक महरूमी याद आई, जिन्हें मैं हंसी में टाल जाया करती थी। जो लोग ग्रुपों में खेलते उनका और मेरा तो खुदा एक ही था, फिर इतना तजाद क्यों? ऐसी ही सोचे मुझे तंग करने लगी। खुश शक्ल और खुश गुफ्तार तो थी, सो सिलेक्शन हो गया। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा से हुई। मुस्तफ़ा ने उन दिनों नए नए ऑफिस आना शुरू किया था। उनके भाइयों की कोशिश थी वो भी बिज़नेस के स्टार रमूज सीख लें, पर वो जिम्मेदारी से भागते थे। लेकिन हमारी मुलाकात के बाद वो बाकायदगी से ऑफिस आने लगे। ऐसा वो सिर्फ मुझे देखने के लिए करते थे। मैं जानती थी मुस्तफ़ा मेरी रोती से सकती ज़िंदगी का निजात दहिंदा लगे मुझे। मुस्तफ़ा भला के हैंडसम थे। ऑफिस की कितनी ही कॉलीग्स उनको पसंद करती थी और वो मुझे पसंद करते थे। मैं उन दिनों खुद पे नाज़ा थी। मुस्तफ़ा के इज़हार पे मैंने सहूलत से कह दिया कि वो प्रपोज़ल भेजे। उन्होंने हामी भर ली, साथ ही कहा कि जब तक बड़े भाइयों की शादी नहीं होती वो अपनी बात नहीं कर सकते। बात उनकी भी माकूल थी। उधर मेरे प्रपोज़ल आ रहे थे कि मैं अपने घर में बड़ी थी। मेरे हर रिश्ते से इनकार पे अम्मा अब्बा चिढ़ने लगे थे। फिर जब मैंने चाचा के बेटे के लिए इनकार किया तो वो दोनों नाराज़ हो गए। तब मैंने घर में कह दिया कि मैं मुस्तफ़ा का इंतज़ार करूँगी। अम्मा अब्बा ने वावेला मचाया। मुस्तफ़ा को अय्याश दौलतमंद गर्दाना सब्ज़ बाग देखने पर सरजंश की। मेरा एक ही जवाब था, मैं ब्याह कर किसी फ़कीर के घर नहीं जाऊँगी। अगर आप लोगों के पास मुस्तफ़ा से अच्छा प्रपोज़ल है तो आज ही मेरी शादी कर दे। जवाब में कोसों के साथ अम्मा मुझे हरीस लालची कहा, मगर मैं अड़ी रही। नाचार अम्मा अब्बा ने मुझसे छोटी बहन की शादी गंवार रशीद से कर दी। मेरी बहन से सकर ज़िंदगी गुजारने लगी कि रशीद मेरे इश्क में मरा जा रहा था और अब मेरे इनकार का बदला वो मेरी बहन को सता कर ले रहा था। मुझे रशीद के साथ अपनी बहन पर भी गुस्सा था। क्या ज़रूरत थी उसे चुपचाप शादी करने की और वो किस्मत का लिखा कहकर रोने लगती। तब मैंने तनफ़ुर से कहा था, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। देखना मैं मुस्तफ़ा के साथ अपनी कितनी काबिल रश किस्मत बनाऊंगी। पर मुझे खबर नहीं थी किस्मत मेरे जुमले पर दिल खोल कर हंसी है। मुस्तफ़ा के भाइयों की शादी में 2 साल बीत गए। मेरी भी 2 बहनों की शादी हो गई। जब मुस्तफ़ा ने अपने घर में मेरे लिए बात की तो उनकी अम्मा ने वावेला मचा दिया। उन्हें मुस्तफ़ा की साबित कदमी पे हार मानते ही बनी। उन्होंने मेरी अम्मा अब्बा को भी नहीं बख्शा। बदकिरदार दौलत देकर रीछ चाहने वाले बेटे को फांसने का ताना दिया। ये भी कहा कि दौलतमंद लड़कों को गरीब की लड़कियां निकाह में लाने का शौक होता है, लेकिन वो जल्द ही उकता भी जाता है। मेरी अम्मा अब्बा को इतनी बातें सुनाई कि उन्होंने मुझ पर अपने घर का दर बंद कर दिया। सास के साथ मुझे अपने वालिदैन पर भी गुस्सा था, मगर मुस्तफ़ा सब नज़रअंदाज करने को कहते रहे। रोज़े अव्वल अम्मा बैठते उठते घुन्नी मीसनी चिलत्तरबाज और बुरे बुरे नामों से पुकारती रही। मैं बुनियादी तौर पर डरपोक और कम हिम्मत लड़की थी। अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता था। मैंने जिस तरह ज़िंदगी की चाह की मिल गई, मैं दिल की बेसुकूनी अम्मा की खिदमत करके मिटाना चाहती थी, मगर मेरा कोई अमल उन्हें राम ना कर सका। वो मुझे अछूत समझती थी। मेरी सबसे छोटी बहन की शादी पे मेरे वालिदैन ने मुझे पूछा तक नहीं। मैं कई बार मिलने गई तो घर में घुसने नहीं दिया। बहनों पे उनके शौहर का रोब था। सब ने मुझे छोड़ दिया। सब पाके भी मुझे खुशी नहीं हो रही थी। गहने, कपड़े, गाड़ी, महलों सा घर, यही तो मेरा ख्वाब था। पर पता नहीं ताबीर पाकर मैं नाखुश क्यों थी। इन चीज़ों को पाकर मुझसे मेरे अपने छूट गए, जिसकी याद ने मुझे ज़ोदरंज बना डाला। अक्सर दहलकर मुस्तफ़ा से पूछती थी, आप तो मुझे नहीं छोड़ेंगे ना? और वो मेरे फ़िक्रमंद चेहरे को देखकर मुस्कुराकर कहते, मैं जान छोड़ दूंगा मगर अपनी जाना को नहीं छोड़ूंगा। और कितना सही कहा था उन्होंने। कॉल के पक्के निकले। साल भर के अफान को मेरी गोद में छोड़कर रोड एक्सीडेंट पे जा भाग हो गया। मैं बेसाहिबा हो गई। आहों सिसकियों कोसों पर खड़ा ख्वाब महल डूब गया। 1.5 साल की रफ़ाकत देकर मुस्तफ़ा मुझे बेआसरा तपती धूप में छोड़ गया। मुस्तफ़ा की मौत पे मेरे वालिदैन आए थे। गम से निढाल कांधे झुके हुए थे। अम्मा ने इस मौके पर भी उन्हें ख़ानदान वालों के सामने बुरा भला कहा। उस समय पहली बार मुझे खुद से नफ़रत महसूस हुई। अपने अम्मा अब्बा की बेइज्जती करवाने वाली मैं ही तो थी। उनके कांधे झुकाने वाली मैं ही तो थी। उनका तमाशा बनवाने वाली मैं ही तो थी। मैंने तय कर लिया था इद्दत के बाद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, मगर कुदरत मेरी ख्वाहिशों का तावान तल्ब करने पर कमर बस्ता थी। वापस जाते हुए अम्मा अब्बा को ट्रेलर ने कुचल दिया। मैं हकीकतन खुले आसमान तले खड़ी थी। मेरी जिद ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया था। मुझे महंगे गहनों का शौक था, कुदरत ने बेवकी की चादर उड़ा दी। रूपो पोजीशन का खब था, कुदरत ने आंसू गम आंचल से बांध दिया। नर्म मुलायम बिस्तर पे सोने का शौक था, कुदरत ने नींद आंखों से चुरा ली। शौक रंगों के कपड़े पहनकर इतराना चाहती थी तो कुदरत ने सफ़ेद रंग नसीब में लिख दिया। वालिदैन का दिल दुखाने की बहुत बड़ी सज़ा मिली मुझे।
कितने दिलों को नाखुश करके मैंने अपनी खुशी का सामान किया था, कुदरत ने मुझे गम की भट्टी में धकेल दिया। अब अम्मा की तुर्श बातें बुरी नहीं लगती। मुझ जैसी लालची औरत इस लायक है कि मुझे गालियाँ दे, लोग को से संसार कर दें। दुखों की कहानी सुनाकर वो फूट फूट कर रो दिए कि एक दर्द उनके चेहरे पर नक्श हो गया था। लीना अब्बास ने ऐसे कितने ही लोगों को देखा था जो औरों से इंतकाम लेते हैं। आज वो एक ऐसी औरत को देख रही थी जो खुद से इंतकाम ले रही थी। जवानी की रंगीनी को सियालीबाज में गुम कर डाला था। हंसी मुस्कुराहट का कत्ल करके दुख दर्द की उंगली थाम ली थी। दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ खबर नहीं थी। खुद से इंतकाम लेते किसी और चीज़ को जानने की फुर्सत कब होती है। आपने एक गलती की मगर उस गलती को मुसलसल दोहराती चली आ रही हैं। उन्होंने चंबे से लीना आवाज़ को देखा। आपने आंसू पे अपना प्यार का महल बनाया और ये सच है कि बद्दुआएं इंसान का पीछा करती हैं। जो हुआ वो यकीनन कातिबे तकदीर का लिखा था। मगर आप अब जो कर रही हैं क्या वो दुरुस्त है? यूं दुनिया से कटकर कमरानशी हो जाना, खुद को मुश्किल सितम बनाना, ये सही है? मुस्तफ़ा अंकल ने अपनी 1.5 2 साल रफ़ाकत में आपको जितनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, उसके जवाब में यूँ रोना बसोरना, खुद को दे देना, क्या उनकी रूह को तकलीफ़ नहीं दे रहा होगा? दुनिया ने भले आपके साथ जो किया मगर मुस्तफ़ा अंकल ने आपको खुलूस दिल से चाहा है। आपको इस रंग में देखकर उन्हें खुशी होती होगी। आपने पूरी जवानी इसी तरह काट दी। ये दलील है इस बात की कि आपको भी मुस्तफ़ा अंकल से इश्क है। रुपयों का लालच होता तो आप किसी दौलतमंद से शादी करके फिर रुपया हासिल कर सकती थी। मगर हमारे मज़हब में बेवा का निकाह कराने पर जोर दिया गया है। मगर आपने उनके नाम पर जीवन बिताया। लालच के अलावा जो चीज़ आपको मुस्तफ़ा अंकल के करीब लाई वो मोहब्बत की डोर थी जिसमें आप आज तक बंधी हुई हैं। कुदरत ने आपके साथ जो किया आपने खुद को मौर्द इल्ज़ाम ठहराया। हालांकि उसके हुक्म के बगैर तो पता तक नहीं हिलता, मगर आपने खुद को मशक़ सितम बनाया। अपना गम गलत करने और इंतकाम लेने में इतनी मगन है कि आपको आज तक एहसास ना हुआ कि इस इंतकाम की भेंट अफान मुस्तफ़ा चढ़ा है। मैं जब से आई हूँ उसे बिला ज़रूरत मुस्कुराते नहीं देखा। हर दम दादों की जली कटी बातों की जद में देखकर बारहा हैरान होती हूँ। मगर जब आपने मुझसे अपना आप शेयर किया तो मैं यही कहूँगी, अफान मुस्तफ़ा लोगों के जम्मे अफेर में ज़रूर रहता है मगर वो अंदर से बहुत तनहा है। उसे तनहा आपने किया है। बाप तो कुदरत ने छीना, माँ को भी आपने खुद छीन लिया। उसके दर्द का अंदाज़ा कीजिए जिसके हिस्से में माँ बाप किसी का प्यार ना आया। बंद कीजिए खुद से इंतकाम लेना। मुट्ठी खोलकर माजी के पुरदर्द लम्हों को जाने दीजिए। जो रिश्ते खो गए, बिछड़ गए, उनकी याद दिल में ज़रूर रखें मगर इस तरह के किसी की हक तलफी ना हो, कोई तिश्ना तही दामन ना रह जाए। जो वक्त बीत गया उसका जिक्र ही क्या, जो बीत रहा है कम से कम उसे खुशगवार कीजिए। जहन्नम में डालिए दुनिया को। कह लगाने को सब तैयार हो जाते हैं मगर आंसू पूंछने कोई नहीं आता। हिम्मत कीजिए, अपने आंसू पूंछ कर उन्हें देखिए जो आपकी तवज्जो मोहब्बत का तालिब है। ज़िंदगी हर घड़ी रंग बदल रही है। ये आप पर मुनहसर है कि आप नई सुबह को किस अंदाज में खुशामदीद कहती हैं। उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए लीना अब्बास का हर लफ्ज़ राहिमा चाची के दिल में घर करता जा रहा था। घड़ी ने रात का 2 बजाया था। मानूसा हट पे वो चुपके से कंबल से निकल आई। ग्रे कोट शाने पे डाले, टाई की नाट ढीली करते हुए कॉरिडोर की सीढ़ियाँ तय कर रहा था। चाल से थकन जाहिर थी। रात के खाने के दौरान उसकी गैर मौजूदगी बताया जी ने बताया था इफ़ी ऑफिस से ऑफ होने के बाद अपने फ्रेंड की सिस्टर की शादी में गया है। रात देर से आएगा। वो कितनी देर से उसकी मुंतज़िर थी। दोपहर मम्मा से बात करके वो उसे भी चेक करना चाहती थी। अब उसके चेहरे पे बिखरी थकन उसे शीशोपन में मुब्तला कर दिया। अफान मुस्तफ़ा के कदम किचन की तरफ थे। थोड़ी देर खड़ी रही, शायद उसे किसी शय की ज़रूरत हो। उसके ख्याल से वो किचन में दाखिल हुई। कोट कुर्सी की पुष्ट पर डाले वो शर्ट के कफ के बटन खोलकर कफ फोल्ड किए काफ़ी का जार निकाल रहा था। ग्रे और ब्लू डॉट्स की टाई गले में झूल रही थी। हटे, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। वो उस तक आई। उसने आवाज़ पे गर्दन मोड़कर देखा। वाइट सूट में शॉल लिए किचन में बालों को जकड़े सादा सी होली में अच्छी लग रही थी। आपको जहमत नहीं होगी, उसके हाथ से जार लेते उसने जुमला मुकम्मल किया। वो शेल्फ से कमर टिकाए हाथ सीने पे बांधे उसे काफ़ी बनाते देखता रहा। आप सोई नहीं। नज़रें उड़ती गिरती पलकों पे अटकी थी। कुछ सूरतें इतनी हसीन होती हैं कि दिल के फ्रेम में नक्श हो जाती हैं। साहिब दिल को खबर उस वक्त होती है जब सूरत हटाए नहीं हटती। आपके लिए जाग रही थी। दूध का गर्म करने के लिए दूसरे चूल्हे पर रखते हुए मासूमे से गए हुए मेरे लिए। उसे खुशगवार हैरत हुई। घर में मोहब्बत का इजहार तो हर कोई करता था मगर ये नाजुक लड़की जो उसकी खुश नहीं लगती थी वो उसके इंतज़ार में जागती रही। अब उसे जिस तरह अपनाई उसे काफ़ी बना रही थी उसे अच्छा लग रहा था। आपसे कुछ बातें करना थी। उसे खोलता पानी मग में उंडेलते बात जारी रखी। शौक से कीजिए, बेहद मुस्कुराते दावत दी। अभी आते हुए आप इतने थके हुए लग रहे थे कि मैं अपना इरादा मुलतवी करने के बारे में सोच रही थी। आप कहें तो हम फिर बात कर लेते हैं। उसकी तरफ ज़रा देखते हुए वह गम दूध डालने लगी। स्ट्रॉन्ग, उसका इशारा दूध कम डालने की तरफ था। अच्छे बच्चे स्ट्रॉन्ग काफ़ी नहीं पीते, ज़्यादा तलखी अच्छी नहीं होती। शरारती लहजे में कहकर उसने हिसाब बराबर किया। उस दोस्त पर अंदाज पे वो मुस्कुरा कर रह गया। आपने अपने लिए नहीं बनाई? मूड नहीं है। डोंट वरी, हम शेयर कर लेंगे। उसने स्टैंड से दूसरा मग लेकर काफ़ी को 2 हिस्सों में कर दिया। वो इनकार करती रहेगी। अच्छे बच्चे काफ़ी से इनकार नहीं करते। उसने उसी का अंदाज़ अपनाते हुए मग बढ़ाया। उसने मुस्कुराते थाम लिया। उसे बैठने का इशारा करते मेज़ पे
मग रखकर बैठ गए। आप थके हुए हैं, फिर बात कर लेंगे। वो कुर्सी की पुष्ट से लगी खड़ी थी। बैठे प्लीज़। उसके इसरार पर उसे बैठना पड़ा। वाकई मैं थका हुआ था। सुबह यूनिवर्सिटी, वहाँ से ऑफिस, फिर फ्रेंड की सिस्टर की शादी, कुछ काम से जिन्होंने थका दिया। सोचा काफ़ी पीकर थकन रिलीज़ कर लूँगा, मगर अब तो काफ़ी की भी ज़रूरत नहीं रही। मग के किनारों पर उंगली फेरते हुए बगौर उसे देखते हुए गोया हुआ था। वो जुमले तरतीब देने में इतनी गुम थी कि उसके लहजे और लफ्ज़ों पे ध्यान न दे सकी। वो चंद सानिया उसके बोलने का मुंतज़र है, फिर सिप लेते उंगलियों की पोरों से मेज़ होने से बजाय वो मतवज्जा हो गई। लीना, आपको जो भी कहना है बिला झिझक कह डालें। प्रॉमिस मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो उसका तसब्जुब भांप गया था। क्यों बुरा नहीं मानेंगे? वो रिलैक्स हो गई। पुरएतमाद नजरें अब उस पर उठी हुई थी। उसे उस सवाल की तवक्को नहीं थी। तभी एक लहजे को उसका चेहरा देखने लगा, फिर शाने उचका दिए। पता नहीं, शायद अभी मैंने खुद को ठीक से पहचाना नहीं। खुद पे मुंकशिफ होने में भी कभी टाइम लगता है और कभी एक लिम्हा सब कुछ बावर करा जाता है। जब खुद कलामी का सा अंदाज था, वो सुन ना सकी। मैं मेहमान हूँ इसलिए नहीं। अंदाज कतई था। वो किसी कदर तहय्युर से उसे देखने लगी। मग को दाएं बाएं हरकत देते उस पर चढ़ती निगाह डाली। आप जिस बेसब्री से मेरा इंतजार किया, जिस अपनाई से कॉफ़ी बनाई और अब शायद मेरी ही किसी बात पर शीशोपंज में पड़ी हैं, आपकी इतनी मेहरबानियों पे मैं बुरा मान जाऊँ, इतना कमज़ब्त नहीं है। अफ़ान मुस्तफ़ा ने बगौर इस हैंडसम शख्स को देखा। अफ़ान, पता नहीं आप मेरे बारे में किस अंदाज में सोचते हैं। मेरा इतना फ्रैंक होना शायद आपको नागवार गुजरे, मगर इस डर से मैं चुप भी नहीं रह सकती। इस लहजे वो एक लहजे को वो रुकी। वो अज़हर संजीदा हो गया। उसे उसकी तमहीद गैर मामूली लगी। आज आपकी मम्मा से ज़िद करके मैंने उनकी महरूमियों और दुखों से मुज़य्यन कहानी सुनी और मुझे उनकी गलती कहीं नज़र नहीं आई। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ खुशियाँ ही तो चाही थी। हर जी नफ्स खुशियों की हवस में मुब्तला है। फिर आंटी ने चाहा तो कौन सा बुरा किया। आहों और सिसकियों ने बद्दुआ बनकर उनकी जीस्त को गोहन लगा दिया। 1.5 साल रफाकत की यादें देकर मुस्तफ़ा अंकल आलिमा वालों को सुधार के और आंटी ने खुद को मशक़ सितम बना लिया। वो खुद को मुजरिम जानती हैं, हालांकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। दुनिया ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शौहर के नाम पे बिता दी। मुस्कुराहट, आरज़ुएं, अरमान, शौक दिल की चौखट पर कुर्बान कर दिए। रंग, खुशबू, तितली, जुगनू भुलाकर स्याह रंग ओढ़ लिया। अपनी ज़ात तरजीहात को सरेआम फांसी लगाना कभी आसान नहीं होता। आंटी एक अरसे से ये काम करती आ रही है। उनकी इतनी बड़ी कुर्बानी के बदले में क्या मिला उन्हें? कुछ भी तो नहीं। वो जीती हैं या मरती हैं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। खामोश लब से वो सुनता रहा। दादो जो करती हैं वो जाने, मगर आप तो बेटे हैं, जन्म दिया है उन्होंने आपको, फिर माँ से इतनी बेगानगी। मैं जब से यहाँ हूँ, मैंने आपको कभी आंटी के पास जाते नहीं देखा, कभी उनसे बात करते नहीं पाया। लीना, आपकी तरह मैं भी मम्मा को कसूरवार नहीं ठहराता। पसंद की शादी करना गुनाह नहीं, मगर हमारी सोसाइटी में आज भी दीन से बहरावर लोग हैं जो पसंद की शादी पे सज़ा देते हैं। हर इंसान की मौत का दिन मुअय्यन है। पापा की ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए थे, सो वो चले गए। नाना नानी का भी बुलावा आ गया था। अब ऐसे में दादू जैसे लोग मम्मा को सब कदम कहें, बुरे नामों से बुलाएं, तो ये उनकी ज़हनी पस्ती का सबूत है और कुछ नहीं। मैंने नौउम्री से अपनी मम्मा को अपनी ज़ात में मगन और स्याह रंग में देखा। तब मुझ में दुख, दर्द, शोक की समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, मम्मा पे तरस की बजाय गुस्सा आने लगा। दादू तंज करती हैं, मैंने आज तक उन्हें एक लफ्ज़ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कभी तो मम्मा को एहसास होगा कि उनका गुस्सा दादू मुझ पे निकालती हैं। फिर सब बेकार रहा। मम्मा खुद से इंतकाम लेने के साथ मुझसे भी इंतकाम लेती रहीं। बाप तो छिन ही गया था, माँ खुद दूर हो गई। मम्मा की एक एक तकलीफ का दुख है मुझे। ये बेगानगी, लाताल्लुकी मेरे अंदर का गुस्सा है। क्यों उन्होंने खुद से मुझसे नफरत का रवैया रखा हुआ है? क्यों खुद पे मुझ पे तरस नहीं आता? उन्हें जन्म देने वाली माँ को कभी मेरे गम का एहसास हुआ कि इतने बड़े घर में सबके मम्मा पापा हैं। मेरे तमाम कज़न अपने प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करते हैं, मैं किससे करूं? कभी मुझे रातों को डर लगता था, तब मैं किससे लिपट कर सोऊंगा? कभी उन्होंने सोचा मम्मा ने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया, ना अपने साथ ना मेरे साथ। जिन राहों पे बच्चे वालिदैन का हाथ थामते चलते हैं, उन राहों पे मैं अकेला चला। करियर कैसे बनता है? कौन सी फील्ड मेरे लिए सूटेबल है? मैंने खुद सोचा। मम्मा को तो आज तक मेरी फेवरेट डिश का नहीं पता। दोनों हाथ की मुट्ठियां मेज़ पर धरे। अफ़ान मुस्तफ़ा लब कुचलकर ज़ब्त की सही कर रहा था। लीना बाज़ को एहसास हुआ अफ़ान मुस्तफ़ा को गलत समझ रही थी। पहले वो कसूरवार लग रहा था, अब वो उसे काबिल रहम लग रहा था। आंटी ने खुद को खोल में बंद कर लिया। तो आपने क्यों ना तोड़ा ये खोल? आपकी लाताल्लुकी बेगानगी ने क्या दिया आपको? वो खुद से इंतकाम लेती रहीं तो क्यों ना रोका उन्हें? आप बेटे हैं अफ़ान, माँ से मांग कर मोहब्बत करते। शर्म झिझक तो गैरों से होती है, अपनों से क्या शर्म? वो धीमे सुरों से गोया थी। वो दिल से कायल होता अपनी गलती का एतराफ़ करा था। अफ़ान, आंटी नाजुक औरत है, पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा ज़ब्त कर चुकी हैं। मज़ीद बेगानगी का खेल जारी मत रखें, कभी भी सब कुछ ठीक नहीं होता। हमें खुद सब ठीक करना होता है। कहीं ऐसा ना हो आंटी का सब जवाब दे जाए और आपके हाथ उम्र भर का पछतावा है। आंटी रिश्तों मोहब्बतों की डसी हुई हैं। माँ बाप, बहनें, शौहर, कोई गमगुसार नहीं था। उन्हें कोई ऐसा शाना नहीं मिला जिस पर सर रख कर कथासिस कर सके, उनके मुर्दा तन में मोहब्बत की गर्मी पहुँचाए,
उनकी ज़ात को किले से निकालना एक बेटे का काम है। उन्हें मोहब्बत मान दीजिए, उनकी कुचली ज़ात का गरूर लौटाइए, बताइए कि वो आपके लिए ख़ास है। फिर वो फिर से जी उठेंगी। सामने बैठी नाजुक सी लड़की कतरा कतरा लफ्ज़ उसके अंदर उतार रही थी। वो बगौर देख रहा था। खुद को और आंटी को बदलिए अफ़ान, आंटी की मोहब्बत आपसे महरूमी का मदावा बन जाएगी। उसे गौर व खौस करता छोड़कर उठ गई। वो कितनी ही देर उसको उसकी खाली कुर्सी पर नजर जमाए उसका एक एक लफ्ज़ दोहरा रहा था। उसके कदम कान के अंदाज में उठे और मम्मा के दरवाजे पे जा रुके। उससे नाप घुमाई, दरवाज़ा खुला था। मम्मा आंखों पे बाजू रखे लेटी हुई थी। नाइट बल्ब की कम रोशनी में उसने मम्मा को बगौर देखा। कमज़ोर ज़िंदगी से बेजार वजूद उसके सामने था। वो नीचे कारपेट पे उनके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। फिर खबर ही ना हुई कब उसकी पेशानी मम्मा के पैरों से जा लगी और उनके पैर भीगने लगे। मम्मा जाग रही थी। झटके से उठ बैठी। इफ़ी हजार डर अंदेशे थे जैसे वो अपने साथ की गई नाइंसाफ़ी पे बाज पुरस करने लगा था। मामा मुझे माफ़ कर दें। वो उनके आगे दोनों हाथ जोड़े बैठा था। मम्मा ने तड़प कर उसे खुद से लगा लिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। कितनी देर वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे थे। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें रोज़नों में से घुसी जा रही थी। वर्किंग डे था, सो सबको अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी। सब नाश्ता कर रहे थे। अगले ही लम्हे हर कोई साकत रह गया। अपने लिए चाय निकालता फ़ान मुस्फा दंग रह गया। सामने से मामा सफ़ेद साड़ी जिसके किनारे डार्क पर्पल कलर के थे पहने चली आ रही थी। फ़ान मुस्फा चेयर पीछे धकेल कर मामा तक गया। मम्मा यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। वो बच्चों के से इश्तियाक से मुसरत का इजहार कर रहा था। लीनाबाज के साथ सभी मुस्कुरा दिए। ये क्या नया ड्रामा है? दादू की दबंग आवाज़ पे मम्मा हरासा होकर फ़ान मुस्फा के पीछे छुप गई। वो आज भी इतनी डरपोक थी जितनी पहले हुआ करती थी। अफान के साथ साथ सबको दादू का अंदाज बुरा लगा। अम्मा मुस्तफ़ा के इंतकाल को 24 साल हो चुके हैं। अपनी ज़िंदगी के 24 वर्ष रहमा ने एक बेवा की तरह काटे हैं। आपकी गैर मंतकी बातें बर्दाश्त की। अब जब ये जीना चाहती है तो प्लीज़ उसे जीने दे। पहले ही मैंने आपकी नागवार बातें नज़रअंदाज की। जुल्म होते देखकर उसके लिए आवाज़ बुलंद ना करना गुनाह है। हम में रहमा जितना बर्दाश्त का मादा नहीं है। मैं नहीं चाहता हमारे घर में कोई तमाशा हो। बड़े ताए की दबंग आवाज़ पर दादो खाइफ हो गई। दादाजी के बाद बड़े ताए का फैसला हर पे आखिर हुआ करता था। दादो को एहसास हो गया कि बेटे ने आज उनकी सल्तनत छीन ली। जब तक दादाजी का साया था उनकी चलती थी और आज बेटा उन्हें बता रहा था कि उनकी सल्तनत ज़वाल पजीर हो गई। दादो चुप रह गई। मामा उन्हें एकदम बहुत बहादुर लगने लगी। रहमा मुस्तफ़ा हमारा चहीता भाई था। उसकी बेवा की निस्बत से तुम हमें हमेशा अजीज़ रहोगी। छोटे ताए ने मम्मा के सर पर हाथ रखा। मान के एहसास ने उनकी आंखें नम ना कर दी। अम्मा मुझे माफ़ कर दे। दादो के दोनों हाथ थामे घुटनों पे पेशानी टिकाए। मम्मा रो रही थी। कितनी देर दादो बर्दाश्त करती रही लेकिन मम्मा का चेहरा ऊपर नहीं उठा तो उनका दिल बंद होने लगा। मुस्तफा जब कभी कोई गलती करते थे तो इसी तरह माफ़ी मांगते थे। शादी के बाद भी उन्होंने दादू से इसी तरह ही उनके घुटनों पर पेशानी टिकाकर उनके हाथ अपने हाथ में लिए माफ़ी मांगी थी। उनकी सदा पे बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने वाली दादो ने उनको झटक कर अलग कर दिया था। मुस्तफा चले गए, उनके दिल में खलिश छोड़ गया। काश वो उन्हें माफ़ कर देती। अब मम्मा उनसे माफ़ी की ख्वास्तगार थी। दादो ने मम्मा का चेहरा उठाया। उनके मुस्तफा को इश्क था उस चेहरे से। आंसुओं से भीगा, दर्द में डूबा चेहरा उन्होंने बेसाख्ता सीने से लगा लिया। मैंने माफ़ किया तुम्हें, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें दुख देती हूँ तो मेरा मुस्तफ़ा भी यकीनन दुखी होता होगा। दुआ करो वो पुरसुकून हो जाए। सब ही की आंखें झिलमिला गई। दादों का पिघलना लोहे की मुतरादिफ था मगर तगैयुर से किसे इनकार था। पत्थर दिल भी कभी कभी मोम बन जाते हैं। बड़ी छोटी ताई चाची सब ने मम्मा को गले लगाया था। मम्मा ने जैसे आज नया जन्म लिया था। छोटी चाची इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ था? अभिश को अब तक वो बंदा नजर न आया। दायरे में मौजूद सब नजरें मम्मा पे उठ गईं। ये तो तुम अपने ग्रुप के 11वें जादुई मेंबर से पूछो जिसे पत्थर में जोंक लगाना आता है। मम्मा के मुस्कुराते जवाब पर सबकी नजरें 11वें मेंबर पर जम गई। भैया पक सबकी नजरों खुद पर महसूस करके गोद पे रखा कुशन हाथों में थाम कर लीनाबाज ने चेहरे पे रख लिया। इस हरकत पर सब हंस दिया। फ़ान मुस्तफ़ा ने कुशन नीचे से खींचा। बेहद मुस्कुराते हुए होली से कहा थैंक यू। शहर वाला का हर मकीन आजकल खुश था। दादा और मामा की दोस्ती पे यंग जनरेशन ने घर में छोटी सी पार्टी की। फूफो को दादो का मम्मा का कबूल करना जरा ना भाया सो उन्होंने शिकत से माजरत कर ली। दादो को उनसे ऐसी कमजोरी की उम्मीद नहीं थी। दादो फूफो के कहे पे आंखें बंद करके चलती थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करके उन्होंने सरासर गलत किया था। मम्मा शादी होकर आई तो दादा के कान फुफ्फो ही भरती थी। दादो ने फुफ्फो की नज़र से देखना छोड़ा तो उन्हें सब अच्छा लगने लगा। लड़के लड़कियों की बेतुकल्फी पे अक्सर दादो कहती घर में जवान लड़के लड़कियां हैं, आप आंखें खुली रखा करे, कल को ये कोई हद पार कर गए तो रोती रहेंगी। और दादो उनकी हंसी मजाक से चिढ़ हो गई। उनकी शरारतें इतनी मासूम होती थीं कि हंसी आ जाती थी। अभी कल ही तो पांचों लाउंज में मौजूद थे। अब मुस्तफा कारपेट पे पैर फैलाए आंखों पे बाजू रखे लेटा हुआ था। उसके घुट्टे पे हाथ मारते हुए शाम साथ बैठ गया और फिर उनमें किसी बात की बहस होने लगी तो झुंझुलाता ताबिश को घसीट कर उठाने लगा। तू चल मेरे साथ। क्यों? ताबिश हैरान था। अम्मी के पास क्यों? अम्मी से मार खिलाऊंगा तुझे। ओन ने इतनी मासूमियत से कहा कि खुद दादो मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। आज शाम ही ऑन प्रेजेंटेशन का काम कर रहा था। यार प्रेजेंटेशन में हमारे सर ने
ओल्ड वमन का स्केच बनाने कहा था ताकि झुर्रियाँ वगैरह दिखा सके। दादों का बना लो। अली ने आराम से मशवरा दिया, बनाओ तो लूँ, लेकिन दादू के चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह कहाँ हैं। उनके जुमले पे सभी तायदी अंदाज में सारी लाने लगे। लड़कियां दादू को ब्यूटी क्वीन गर्दान रही थी। ऐसे में ताबिश ने संजीदगी से मशवरा दिया, तुम बिला झिझक दादू की तस्वीर स्केच करो, नीचे लिख देना मॉडर्न दादू। यकीन करो प्रेजेंटेशन में फर्स्ट प्राइज तुम ही को मिलेगा। फलक शगाफ कह पर दादू भी हंस पड़ी। कितने मासूम और शरारती थे वो, और वो उन्हें क्या समझती रही थी। उन्हें माजी के रवैये पे तासुफ होने लगा। रात के खाने के बाद बड़ों की महफिल जमी तो चलते चलते बात शादी पे जा रुकी। अली, शादी की कब तक इरादे हैं? बड़े ताए इस्तफसार करे थे उन सब में। चूंकि अली ही सबसे बड़ा था, उसी का जिक्र हुआ। 1 साल बाद पपाली के मुंह से बेसाख्ता निकला, कमिटमेंट है किसी से? सवाल पे अली खफ़त से सुर्ख हो गया। शैतानों की मानी खेज मुस्कुराहट जाहिर कर रही थी कि उसका क्या हशर होने वाला है। जी, उसने हौले से एतराफ़ किया, निम्रा मेरे फ्रेंड की सिस्टर है। 1 साल की पख क्यों? बड़े ताया भी सवाल कर रहे थे। निम्रा बीएड कर रही है, लास्ट ईयर है उसका। निम्रा बीएड के बाद शादी करना चाहती है, अच्छी बात है। और ताबिश मियाँ, आपका क्या हाल है? अली की जान छूटी तो ताबिश की शामित आ गई। सभी उनकी दुर्गत पे महजूज हो रहे थे। कहीं तुमने भी किसी से कमिटमेंट तो नहीं की? छोटे ताए शौक़ी से पूछ रहे थे। ना ताऊ जी, एक बार मम्मी ने कहा था सिर्फ घर की लड़कियों की इज्जत ये जानकर ना करना कि ये तुम्हारी बहन है, बल्कि हर राह चलती लड़की किसी ना किसी की बहन है। इन पे हुट ना करना, इन्हें भी बहन समझना। सो मुझे तो हर कोई अपनी बहन ही लगती है। ताबिश के बेचारगी पे कह के 4 सू बिखर गए। हर शाम के बाद अफ़ान की बारी आई थी। पहले स्टडी कंप्लीट कर लूँ, उसने जान छुड़ाई, मगर ताऊ जी ख़ास नीयत से बैठे थे। इसरार पे उसे कहना पड़ा, कमिटमेंट है ताऊ जी, यानी तुम किसी को पसंद करते हो? जी, झीमते हुए जवाब दिया। फिर ताऊ जी ने बारी बारी लड़कियों से भी इस्तफसार किया कि अगर उन्हें कोई अच्छा लगता है तो उसका नाम बता दो। उस पर ताई जी ने उन्हें सरजनिश की कि बच्चियाँ शर्मा रही हो। ताई जी गोया हुए लड़के और लड़कियों दोनों को ये सवाल झीमते पर मजबूर कर देता है। उस झिझक की वजह से हम बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं। शरीयत में दोनों की पसंद को अहमियत दी गई है। हमारी सोसाइटी में लव मैरिज को बुरा समझा जाता है। लव मैरिज का मतलब ये नहीं कि घरों से भागकर शादी की जाए। लड़के या लड़की को कोई पसंद है तो वालिदैन को बताए, और वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि उनकी पसंद ना सिर्फ ब्याह लाएं बल्कि आने वाली लड़की को दिल से कबूल करें। हमारे अली ने निम्रा को पसंद किया, कल को वो ब्याह कर यहाँ आ जाएगी तो तुम उसे इतनी ही मोहब्बत देना जितनी अपनी पसंदीदा बहू को देने का तुमने सोच रखा है। बच्चों की पसंद को अना का मसला बनाना मुस्तफ़ा राह जैसी कहानियों को जन्म देने के मुतरादिफ है। मुस्तफ़ा और रहमा जैसी कहानियों को जन्म देने के मुतरादिफ है। बड़े ताया जी का एक एक हर्फ सही था। दादू भी दिल से कायल होगी। बड़ों की नशिस्त बर्खास्त हुई तो सब एक दूसरे की खिंचाई करने में लग गए। घटिया इंसान दोस्त की बहन पर नजर डालते तुझे शर्म ना? ये ओन था जो अली को गाने दिलाने की कोशिश था। आपको कौन पसंद है? सब शरारत कर रहे थे जब लीना ने अफान से सवाल किया। सॉरी, इट्स टॉप सीक्रेट नाउ। मुझे भी नहीं बताएंगे? उसने भरपूर नज़रों से उसे देखा। जब कभी मैंने अपना ये सीक्रेट किसी से शेयर किया तो यकीन करे वो हस्ती आप होंगी। वो बताने के मूड में नहीं था। वो मुंह बसूल के खड़ी होगी। वो उसकी इस हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराया। दिल को चाह बता दे वो तुम ही हो, मगर वो सब शैतान यही मौजूद थे। इफ़ी, क्या कर रहे हो? उनके बेडरूम का दरवाज़ा धार से खुला। एक के बाद एक वो 6 अंदर थी। सब में आगे वर्दा थी। उसी ने पूछा। वो चारों एक ही बेड पे दराज थे, जबकि अफान मुस्तफ़ा सिस्टम के पास खड़ा काम करता। ऑफिशियल लेटर का प्रिंट आउट निकाल रहा हूँ। कितनी देर में फ्री हो जाओगे? अब के अजी ने लब कुशाई की। 5-7 मिनट लेंगे, इसके बाद तुम हम लड़की को स्तोपी लेकर जा रहे हो। रीज ने धौंस से कहा। कजन्स, ये धौंस है या प्यार? उसने मुस्कुराते हुए प्रिंटर का बटन प्रेस किया। जो समझ लो। दानिया का स्टाइल शाहाना था। मैं तो प्यार ही समझूंगा। मुस्कुराती शौक नजरें लाइट पिंक सूट में हमरंग शाल लिए लीना बास पर थी, जो अली से न्यूज़पेपर पे कुछ डिस्कस कर रही थी। ठीक ठीक बताओ, चल रहे हो या उनकी तरह बहाने खड़ोगे? मामा ने चारों को गजबनाक नजरों से देखा। वो जान गया इन चारों की मिन्नत करने के बाद उससे रब्ता किया गया है। तुम सब गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। प्रिंटर से पेपर निकालकर चेक करने लगा। लड़के भी तैयार हो गए तो गया। एक महाज खुल गया। सब एक दूसरे पर लफ्जों से गोलाबारी करने लगे। अल्लाह करे तुम्हें ऐसी बीवी मिले कि तुम लड़ते रहो और वो तुम्हें सुने भी नहीं। ओन के चीखने पे अजी ने बद्दुआ दी। ओन यार, दिल पे ना लेना। मैंने सुना है हर किसी की दुआ कबूल नहीं होती है। शाम के साइड लेने पे लड़कियां चीखने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो स्नोपी में आइसक्रीम फालूदा एंजॉय कर रहे थे। अफवाह ने साथ बैठी लीना अब्बास के कप से फालूदा शेयर किया था। इस हरकत पे वो उसे देखने लगी। आपको बुरा लगा? उसने पूछा। तमाम कज़न एक दूसरे के कपों को पूरी नीयत से देखते शेयर कर रहे थे। उसने नफी में सर हिलाया। ईद उल अज़हा का चाँद नजर आ गया था। लड़कों को ईद के जोड़ों जूते चूड़ियों की पड़ी थी तो लड़कों को कुर्बानी के जानवर की। ओन ने बड़े ताय से जिद करना शुरू कर दी कि कुर्बानी का जानवर जल्द आ जाए वरना वो नाराज़ हो जाएगा। उसकी बचकाना जिद पे बड़े हंसते रहे थे। फिर उन्होंने कुर्बानी का जानवर लाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। छुट्टी का दिन था। तमाम लड़के तैयार हो गए और तो लड़कियां भी जिद करके तैयार होगी। लीना वास से मंडी जाने से माजरत की।
और लेकिन गद्दार का लक़ब सुनना पड़ा और अब मंडी में उनका ग्रुप सरगर्म अमल था। लड़कियां गाड़ी में ही बैठी हुई थी, लड़के मजाक उड़ा रहे थे। गजब खुदा का, इतने रुपयों में तो 2-3 इंसान खरीद लूँ। बैल की कीमत सुनकर ताबिश पता गया। तो फिर जानवर की मंडी में क्या कर रहे हो? बैल वाले को उसका जुमलाना भाया ओन बैल की दुम चेक कर रहा था। दांत पूरे हैं। ओन बैल का मुंह देखने को झुका तो उसका मालिक जिलबिला गया। गालबन बैल उसका चहीता था। तभी ओन की कार्रवाई ग्रां गुजरी थी। असली है ना? हशाम ने बजला संजी दिखाई। आप उसकी सही कीमत बताएं। अफान बैल लेने के मूड में था। वो लोग भी बाहर उतर गई थी गाड़ी से। बैल वाला अफान से तोल मोल करने लगा तो उन्होंने राजदारी से बैल की सींगें खींचकर असली और नकली का पता लगाना चाहा। बैल को ये चेकिंग एक आंख ना पाई। उसने अपना मुंह ओन की तरफ किया। ओन जल्दी से पीछे हट गया। बुलाकर यही बैल खरीद लिया गया। खुली गाड़ी में बैल के साथ ओन ताबिश और हशाम चले गए तो वो लोग भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तब कहीं से रस्सा तुड़वा कर मोटा ताज़ा बैल भाग खड़ा हुआ। मंडी में शोर मच गया। खरीदारी को आई खवातीन लड़कियां खौफ से चीखने लगी। उन सबकी चीख बेसाख्ता थी। बैल का रुख होने की तरफ था। दानिया, रीजा, ज़ेरो, मामा हवास काबू में करते साइड पे हो गई, जबकि वर्दा और लीना खौफ से अपनी जगह खड़ी ही रह गई। अफान ने उन दोनों को खींचकर अपने पीछे कर लिया। नतीजतन बैल के सींग बाएं शाने की पुश्त से रगड़ खाती चली गई। लोग बैल पकड़ने की कोशिश में भाग रहे थे। उसके शाने से बहते खून पे हवास भागता हुई लीना ने अपनी हथेली उसके शाने की पुश्त पे रख दी। अली खून वो बेसाख्ता चलाई। अली उन चारों के पास खड़ा था। अफान को जख्मी होते देख लिया था उसने। वो सरहद से उन तक आया। अली हॉस्पिटल चलो, बहुत खून निकल रहा है। उसकी जान पे बन आई थी। मैं ठीक हूँ, उसने अपनी पुश्त से लगी लीना को तसल्ली दी। उसने बाएं हाथ से उसका बाजू घेरे में लेकर दायां हाथ जख्म पर सख्ती से जमाकर उसे मुड़ने से रोका। ज़्यादा मूवमेंट मत कीजिए, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। कमज़ोर दिल लड़की खून देख कर रो देने को थी। अली गाड़ी निकाल आया। थोड़ी देर बाद वो करीबी हॉस्पिटल में थे। गोश्त फट गया था। डॉक्टर ने टाँके लगाए थे। तुम सब के मुंह तो ऐसे बने हुए हैं जैसे टाँके तुम लोगों के लगे हों। अफान मुस्तफ़ा उनके फिक्रमंद चेहरों को देखते मुस्कुराते हुए गोया हुआ था। टाँका लगवाते हुए बहुत दर्द हुआ था। रीना आवाज़ इतनी मासूमियत से सवाल कर रही थी कि ना चाहते हुए भी सब के सब मुस्कुरा दिए। खुद अफान की मुस्कुराहट भरपूर थी। फिक्रमंद चेहरे को उसने मोहब्बत से देखा और फिर होले से गोया हुआ नहीं। सभी अफान मुस्तफ़ा को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे थे। ताया जी ने उसे ऑफिस से छुट्टी दे दी। घड़ी घड़ी मम्मा दलिया जूस लिए आ रही थी तो कभी ताई चाची से डांटने लगती कि ज़्यादा हिलो नहीं, टाँके खुल जाएंगे। सबकी नसीहतें सुनकर वो खुद को किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला महसूस कर रहा था। हादसे का सुनकर दादो ने काले बकरे का सदका दिया था। वो यकटुक दादो को देखता रहता और दादो उसे अजीज बेटे का जिगर गोशा था। वो आज तक उसे दुश्मन की निगाह से देखती रही, बुरे नामों से पुकारती रही। उसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया था। अब अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन बनता उनके मुस्तफ़ा का वारिस? बाज़ सवाल इतने खड़े होते हैं जो इनके जवाब में हार जाने को दिल चाहता है। वो बड़ी थी, ये बात महसूस करके अफान मुस्तफ़ा उन तक गया। दादो मुझे माफ़ करके गले लगा ले। लहजा इतना मासूम था कि अगले ही पल दादो की आंखों से नदामत के मोती बहने लगे। उसने खुद ही दादो के बूढ़े वजूद को अपने मजबूत बाजू में भर लिया। तमाम गिले शिकवे मिट गए थे। दरवाजे पर दस्तक देकर लीनाबाज कमरे में दाखिल हुई। वो सिस्टम ऑन किए गाने सुनने के साथ साथ काम भी कर रहा था। अफान ऑन है यहाँ? उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। यहाँ तो नहीं, बैल की खिदमत में लगा होगा। वहाँ भी देख आई हूँ। कोई काम है उससे? काम तो है मगर चाची को वही ढूंढती रही हैं उसे। वो दरवाजे पे खड़ी गोया थी। हो सकता है बाहर गया हो, शाम के साथ कहीं जाने की बात तो कर रहा था। ओके, वो पलटने लगी। लीना जाने किस जज्बे के असर वो पुकार बैठा हूँ। वो मुतवज्जा हुई। वो चेयर पीछे धकेल कर खड़ा हुआ। कदम कमरे के बीचों बीच आकर रुक गए। पीच कलर के सूट में हमरंग शॉल शानों पर डाले मुंतज़िर निगाहों से उसे ही तक रही थी। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। कहिए। यूं खड़े खड़े सुनोगी? ऑफर करोगे तो बैठ भी जाऊंगी। वो शौकी से गोया हुए। प्लीज़। वो उसके इशारे पे कुशन पे बैठ गई। दूसरा कुशन घसीट कर वो मुकाबिल बैठ गया। ब्लैक जीन्स, लाइट पिंक हाई नेक में मलबूस खूबसूरत हेयर कट के साथ किस कदर उलझा नजर आ रहा था। एनी प्रॉब्लम? अफान हमदर्दी से सबसार किया। उसकी नज़रें लीना के चेहरे पे जमा दी। नफ़ी में सर हिलाते गोया हुआ। प्रॉब्लम तो पहले थी मगर तुमने आकर सारे प्रॉब्लम हल कर दिए। मामा को एक नई ज़िंदगी दी। खुद मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की हिम्मत नहीं पाता। नज़रें ममनून थी। डोंट बी फॉर्मल अफान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इंकिसारी से झुकी। तुम ना मानो मगर तुम्हारी ज़ात ने मुझे जीने का ढंग सिखाया। पहले जो ज़िंदगी बीती बेकार लगती थी। किसी हद तक साइको पर्सनालिटी था मैं। मम्मा की बेगानगी का बदला खुद को इग्नोर करके लेता रहा। दादों के हर तंज पे जिद में आकर वही काम करता जिससे उन्हें चिढ़ होती। तुमने सिखाया कि किसी भी अमल का उल्ट रद्द-ए-अमल कभी नहीं देना चाहिए। कोई नफ़रत करे तो जवाब में मोहब्बत दो, कोई इग्नोर करे तो उसे अहमियत दो ताकि ज़्यादती करने वाले का ज़मीर उसे खुद मलामत करे। नफ़रत का जवाब नफ़रत से तो हर कोई देता है। कोई हमें एक बार इग्नोर करता है तो हम उसे 10 बार इग्नोर करते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। उससे दिलों में दूरी आ जाती है। अनजानी खलीज दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। एक दिन ये खलीज इतनी बढ़ जाती है कि रिश्तों की डोर टूट जाती है।
फिर भले लाख गांठ लगे, पहले जैसी पायदारी नहीं मिलती तुम्हारे अंदर। सब मौजूद, सब अच्छा देखने की लगन ने ना सिर्फ हमारे दरमियान मौजूद डोर को टूटने से बचाया, मुझे नया रूप बख्शा, मेरे जज्बों को जगा के एहसास दिलाया कि मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ। तुम्हारे वजूद ने मेरी तन्हाई, मेरे अकेलेपन को ख़त्म किया। फान मसवा पूरी सच्चाई से गोया था। उसके लबों से अदा होते हर जुमले पे लीनाबाज का मुंह खुलता जा रहा था। तुम्हारी आम के रोज़े अव्वल से तुम्हारे वजूद ने ऑक्टोपस की तरह मुझे जकड़ लिया। तुम्हारे वजूद के सहर से मैं बच न सका। इनफैक्ट मैं ऐसा चाहता भी नहीं था। मैंने बहुत बेरंग ज़िंदगी गुजारी थी, सन पे नाजुक के लिए कभी इस नज़रिए से सोचा भी नहीं था। लेकिन अब मेरा पागल दिल चाहता है कि मैं जब कभी रात देर से आऊँ तो तुम मेरा इंतज़ार करो, मुझे काफ़ी बना कर दो। जब कभी मुझे ज़ख्म आए तो तुम्हारा हाथ मरहम बनकर मेरे ज़ख्म पर आ पड़े, ताकि मुझे किसी दर्द, किसी अज़ियत का एहसास ना हो। मैं एक नई ज़िंदगी में ढलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत दूर तक चलना चाहता हूँ लीना। अफ़ान मुस्तफ़ा दिली जज्बात आश्कार करता जा रहा था। वो साकत रह गई। अफ़ान प्लीज़। उससे हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से बाज रखा। तुम्हें मेरे अंदाज से ऐसा कब लगा? अफ़ान वो ठिठक कर उसका परेशान चेहरा देखने लगा। तो मुझे पसंद नहीं करती। लब कुचलते उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर बगौर अफ़ान मुस्तफ़ा को देखा। उसकी आंखों में उसी का अक्स रोशन था। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तो क्या कबाहत है इसमें? अफ़ान आई एम ऑलरेडी एंगेज। लीना बाजते हौले से जैसे सूर फूंका था। वो पहले से कुछ समझ ना पाया। जब जुमले का मफहूम समझ में आया तो शॉक्ड रह गया। तो मजाक कर रही हो? यकीन था 1 बरस कब मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। वही सऊदी अरेबिया में हमारे पड़ोसी हैं, वही उनकी फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। सर झुकाए वो गोया थी। वो साकत नजरों से देख रहा था। गैर मुतवक्का हकीकत उसे कबूल नहीं की जा रही थी। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि मेरे आसपास सब खुश रहें। मेरे किसी अंदाज से अगर तुम्हें गलत फहमी हुई हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। अफ़ान वो बोझल दिल से उठ गया। अफ़ान साकत बैठ गया। अफ़ान मुस्वा की बेरंग ज़िंदगी में नया रंग भरा ही था कि रंग फीके पड़ गए। वो जिसने कभी मोहब्बत करने के बारे में सोचा नहीं था, उसे पहली नज़र की मोहब्बत भी हुई तो किससे, जो पहले ही किसी से इंगेज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसे कसूरवार ठहरा। लीना बाज को जिसने से रंगीन जज्बों से रोशनास कराया, खुद को जिसने दिल की उंगली थामे ख्वाबों का रेत घरौंदा बनाया लिया था, या फिर किस्मत को पूरी रात उसे तपते लावे में बहते हुए गुजार दी। तिश्ना वजूद अल अतश चिल्ला रहा था। आंखें सहरा की तरह वीरान हो गई थीं। थोड़ी दीवार काटने लगे तो वापस चलाया। दिन में मुश्किल गुजरा। घर जाने से इनकार कर दिया। घर जाता तो वो दुश्मने दिल नजर आती और महरूमी का एहसास दो चंद हो जाता। लंबी आड़ी टेढ़ी सड़कों पे कोई कब तक रह सकता था? रास्ते मंजिल तो नहीं होते, ना ही ठिकाना बनते हैं। घर आया तो रूह फरसा खबर मुंतजिर थी। लीना की नानी लौट आई थी और वो लीना को अपने साथ ले जाने आई थी। अपने कमरे में बंद होकर उसने आंखों पे बाजू रख लिया। सुबह सब अपनी अपनी राह में चल दिए थे, मगर वह यूं ही पड़ा रहा जैसे जिंदगी हार आया हो। इफ़ी तबीयत तो ठीक है ना? वर्दा तशवीश से इस्तफसार कर रही थी। उसे सरसपात में हिला दिया। तुम्हें दादो बुला रही हैं। वो उठकर चल दिया। लाउंज में सब के दरमियान बैठी लीना बाज में नजरें एक लहजे को ठटकी। फिर वो दादो से लगकर बैठ गया। कल से देख रही हूँ बुझे बुझे हो, सबके साथ नाश्ता भी नहीं किया। तबीयत तो ठीक है ना? दादो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। सबकी नजरें उस पर उठ गई। उससे बेसाख्ता लीना बास को देखा। उसने नजरें चुरा ली। लीना को घर ड्रॉप कर दो। सीमा तो कल ही उसे ले जाने पे बजीद थी। मैंने एक दिन मजीद रोक लिया। कितने प्यार से रही हमारे साथ, एकदम से कैसे जाने देती? दादो गोया थी। अफान मुस्तफ़ा की नज़रें खुद पे देखकर वो मम्मा की तरफ मतवजा होगी। मैं चेंज करके आता हूँ। वापस आया तो सब अलविदाई कलमात कह रहे थे। लीना ईद हमारे साथ करना। सऊदी अरेबिया जाने से पहले ज़रूर मिलना। लड़कियां वादे ले रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी मेन रोड पर आ गई। गुज़श्ता वाक़ये के बाद दोनों में बात नहीं हुई थी। अफ़ान मुस्फ़ा ने हर दलील देकर खुद को बहलाना चाहा। वो किसी के मंगेतर है जानकर उसके ख़्याल को दिल से निकालने की कोशिश की थी, मगर सब बेसूद था। डार्क पर्पल सूट पर वाइट शॉल लिए वो खामोश थी। मिरर में उसे देखते हुए उसने स्टीरियो ऑन कर दिया था। सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़ूंगा। कभी कभी दिल की बातें कहने को हम दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। अफ़ान मुस्फ़ा ने भी ऐसा ही किया था। लफ्ज़ों का अक्स अफ़ान मुस्फ़ा के चेहरे पे झिलमिला रहा था। लीना बास ने तासुब से उसे देखा। 2 दिन की बड़ी शेव खासा थका थका जाहिर कर रही थी। एक ही रात ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। उसका वजूद अनदेखी आग में सुलग रहा था। दोनों ही अपनी जगह खामोश थे। वो गाड़ी रोककर उतर आया। सामान निकाल कर दरवाजे पे रखा। वो भी नीचे उतर आई। गाड़ी के बोनट पर हाथ धरे नजर उठाकर उसे देखा। वो बगौर उसे देख रहा था। जी तो नहीं चाह रहा तुम्हें अलविदा कहूँ? तुम इस गेट के अंदर दाखिल हो जाओगी और मैं यहाँ खड़ा तुम्हारे कदमों के निशान गिनूँ। मगर तुम्हें जाना है, जाना तो है। मुझे अलविदा तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें रोक लेने का इस्तेहकाक नहीं रखता। खुद उसने अजियत से मुस्कुराते हुए लब भींच लिए। खुद को अजियत देकर कुछ हासिल है? लीना ने तासुब से सवाल किया। सब जानने के बाद भी? नासिहाना अंदाज था। मेरा दिल मेरे बस पे नहीं। उसने बेचारगी से मुक्का गाड़ी के बोनट पर मारा। नजर चुराकर उसे डोर बेल बजा दी। इस दीवाने की दीवानगी से उसे खौफ आने लगा था। लीना पुकार बड़ी गंभीर थी। उसे मुड़ना पड़ा। अफ़ान मुस्तफ़ा बंद मुट्ठी उसकी तरफ बढ़ाए मुकाबिल था। क्या है ये?
नज़रें बंद मुट्ठी पे थी। आप हाथ तो बढ़ाएं, उसकी हथेली बेगान के अंदाज में फैल गई। बाएं हाथ से उसकी कलाई थामकर फैली हथेली पे अपनी खाली मुट्ठी खोल दी। अफान मुस्तफ़ा अपनी सारी खुशियाँ, सारी मोहब्बतें आपके नाम करता है। सरे से मुट्ठी भींचकर वो हरासा नज़रों से उसे देखने लगी। वॉचमैन ने गेट खोल दिया था। भींचे लब के साथ मुस्कुराकर उसने अंदर जाने का इशारा किया। संदल सी महकती हुई पुरकेफ हवा का झोंका कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो लीना। वो लॉन के नीम तारीख सीढ़ियों पे काफ़ी देर से खुद में गुम बैठी थी। सर्द हवा शजर से गले मिलती, शोर मचाती, वजूद से टकराई तो दिल के आस पास एक सरगोशी हुई। लीना सरगोशी बड़ी मानूस सी थी। उससे बेसाख्ता 400 नजरें दौड़ाई मगर वो कहीं नहीं था। मानूस से दुखने से लपेट में ले लिया था। मामा पापा से फ़ोन पे लंबी बात करके सहर वाला में गुजारे एक एक दिन का जिक्र करते खूब गुफ्तगू में कितनी बार अफान मुस्तफ़ा का जिक्र आया था। तब ज़ुबान बिना रुके चलती जा रही थी। अब जब नानो सोने की ताकीद करके चली गई तो वो शुरू के दिनों के चांद को देखती कहीं खो गई थी इस दीवाने की बातों में जिसके लहजे में जुनून बोलता था। उस दीवाने की आंखों में जहाँ इश्क करवट लेता था। शहर का बसेरा था। सारे ख्याल, सारी सोचें अफान मुस्तफ़ा तक आकर दम तोड़ गई थी। उसने नफ़ी में सर हिलाकर खुद को बाज रखने की कोशिश की थी। ध्यान का हर रुख वहीद की तरफ मोड़ने की सही की, मगर ध्यान मुंह जोर घोड़े की तरह अफान मुस्तफ़ा की तरफ सरपट दौड़े जा रहा था। अपने लिए काफ़ी बनाने लगी तो समात में चुपके से किसी ने सरगोशी की। मेरा पागल दिल चाहता है कि आप मुझे काफ़ी बना कर दें। कभी कभी एक लम्हा हमें खुद पर मुंकशिफ कर देता है। लीना अब्बास भी जान गई थी कि अफान मुस्तफ़ा ने उसे अपने शहर में जकड़ लिया है। जब वो निगाहों के करीब था तब दिल पुरसुकून था। अब उसकी दूरी पे दिल बेकल हुआ जा रहा था। दिल उसी सूरत, उसी निगाह का तालिब था। मौजूदा सिचुएशन उसे हरासा कर दिया। दिल की नगरी कब बदली, धड़कनों ने कब अफान मुस्तफ़ा के नाम पे धड़कना शुरू किया, वो बेखबर थी। अपना वजूद अफान मुस्तफ़ा को सौंप कर वो अपनी और उसकी खुशी का सामान करना चाहती थी। सिर्फ अफान नहीं, वो भी उसके संग बहुत दूर तक चलना चाहती थी, मगर बेख्तियार, बेबस, लाचार थी। साल भर पहले ही वहीद ने उसके हाथ में रिंग डाला था। वहीद की फैमिली सऊदी अरब में उनके पड़ोस में आबाद थी। सालों से जान पहचान थी। वहीद के वालिदैन ने मामा पापा से उसे मांगा था और उन्होंने हाँ कर दी थी। लीना अब्बास ने आज तक उनके किसी फैसले से इनहराफ ना किया था। जब मामा ने वहीद से मंगनी के बारे में बताया तब वो चुप ज़रूर हो गई थी। वहीद अरब एयरलाइन में इंजीनियर था। खुश शक्ल, खुश गुफ्तार था। बज़ाहिर उसमें कोई बुराई नहीं थी, मगर उसकी बेहिजाब निगाहें लीना अब्बास को कभी नहीं भाई थी। मंगनी के बाद वो लिए दे रहती थी। अफान मुस्तफ़ा वैसा ही था जैसा उसके तस्वुर में लाइफ पार्टनर का इमेज था, मगर अफान मुस्तफ़ा सिर्फ इमेज था, जबकि वहीद अटल हकीकत और लीना अब्बास को हकीकत कबूल करने में दुश्वारी हो रही थी। उबैद आया बैठा था। दादो नमाज पढ़ रही थी। वर्दा उसे आप बैठी कहकर किचन समेटने में जुट गई। सर्दियों की रातें थी, सब अपने अपने कमरों में थे। दादो ने ठीक से दुआएं भी नहीं मांगी थी कि वर्दा के चीख कर बोलने पर जल्दी से जायनमाज लपेट कर अपने कमरे से निकल आई। लाउंज के मंजर ने उन्हें एक पल को ठटका दिया। अफान ने उबैद का कॉलर पकड़ रखा था। लाउंज में तमाम फैमिली मेंबर्स खड़े थे। सभी गमो गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। वर्दा मम्मा से लगी चीख रही थी, अफान निकालो इस घटिया इंसान को यहाँ से, उसे तो देखकर घिन आती है। क्या हुआ है वर्दा, क्या कह रही हो तुम? दादो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रही थी। इफ़ी इसका कॉलर छोड़ दो। बड़े ताए की सर्द आवाज़ पर उसने कॉलर छोड़कर इश्ताल से परे धकेल दिया। उबैद तीर की तरह दादो के पास आया। नानो, वर्दा झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ? ज़लील इंसान, तुमने मुझसे बदतमीज़ी की कोशिश की है। वर्दा के रोम रोम से आग निकल रही थी। नानो, ये मुझे आप सब की नज़रों से गिराने की कोशिश कर रही है। दादो के देखने पर वो गड़बड़ा गया। मैं तुम्हें क्या गिराऊंगी? तुम तो पहले ही पस्ती में गिरे हुए हो। शुरू से ही हम पर बुरी नीयत रखते हो, फौश बातें करते हो। आज मुझे किचन में तनहा देखकर तुमने दस्त दराजी की कोशिश की। कितने कमीने हो तुम कि अपनी कज़न्स पे बुरी नीयत रखते हो। दादो, हम कज़न्स उबैद से बदकती हैं इसलिए नहीं कि ये आपका चहीता है, सिर्फ इसलिए कि अपनी गंदी नज़र से हमें सालिम निगलने की कोशिश में लगा रहता है। इस घर में हमारे कितने ही कज़न्स हैं, मगर सब हमें बहनें समझते हैं, इज्जत देते हैं। और ये शख्स, वर्दा के आंसू निकल गए। मम्मा ने उसे साथ लगा लिया। अफान ने मुट्ठियाँ भींच ली। अगर बड़े मौजूद ना होते तो अभी उबैद का हशर बुरा हो जाता। वर्दा ठीक कह रही है। उबैद बड़े ताया का जलाल देखने से ताल्लुक़ रखता था। अगर वर्दा झूठ कह रही होती तो तुम्हारी पिछली जॉब से तुम्हें करेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देकर क्यों निकाला गया? जिस लड़की की शिकायत पे तुम्हें निकाला गया वो मेरे फ्रेंड की सिस्टर है। उसने मुझे गुस्से से कहा कि अगर उबैद तुम्हारा कज़न ना होता तो मैं अपनी बहन से बदतमीज़ी करने वाले को शूट कर देता, और मैंने गुस्से से कहा कि अगर तुम्हारा कज़न मेरी बहन से बदतमीज़ी करता तो मैं पहले उसे शूट करता, बाद में तुम्हें इत्तला देता, क्योंकि इज्जत में रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। शाम गुस्से से बेकाबू हो रहा था। उबैद का सर झुका था। अगले ही पल दादो का थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बोला पीछे पीछे चीखी। वो कुछ देर और रुकता तो उसका हशर हो जाता। नाचार उसने निकल जाने में आफियत जानी। उबैद उन लोगों में से था जिनकी बेहिजाब बेबाक नजरें औरत के जिस्म को नजरों में निगलने की ख्वाहिशमंद होती थी। उसकी बेहिजाब वो गंदी निगाहों से
ज़ोमैनी बातों से लड़कियां बदकती थी। ये बात उन्होंने अपने तक ही रखी कि उबैद जैसा भी था है तो फुप्पो का बेटा, और आज उसी फुप्पो के बेटे ने मौका गनीमत जानकर वर्दा से दस्त दराजी की कोशिश की तो वो चुप ना रह सकी। उसे चुप रहना भी नहीं चाहिए था। बदकार और बदनीयत इंसान की पर्दापोशी करके खुदा न खास्ता नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दादो चहीते पोते को कभी थप्पड़ ना मारती, मगर वो जानती थी एक लड़की बाप भाई के सामने इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। लीना अब्बास महीना भर कर रुक गई थी। उनकी हर पल नजर थी लड़कों पर, मगर उन्होंने हद क्रॉस करते कभी नहीं देखा। लीना भी बिला झिझक उनके पास बैठ जाती थी। जो ऐलान था इस बात का कि उसे इन लड़कों पर भरोसा है। अगर उनके पोते नियत तो नज़र के बुरे होते तो बैद की तरह लीना भी उनसे बदकती, मगर वो होते तो उबैद की तरह लीना भी उनसे उनसे भी बदकती, मगर वो मुतमईन रहती थी। थप्पड़ उन्होंने उबैद को नहीं, अपनी अंधी अकल को मारा था। वर्दा बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। सब उसकी दिलजोई कर रहे थे। वर्दा फॉरगेट इट गुड़िया, हम हैं ना तुम्हारे भाई, हमें फ़ख्र है कि हमारी गुड़िया बहादुर है जो गलत बात पे खामोश नहीं रही। कहोगी तो उबैद का हशर भी बिगाड़ देंगे। वर्दा का सर शाने पे रखे अफान मुस्तफ़ा उसकी दिलजोई कर रहा था। दादो को बाकिरदार और बदकिरदार में फ़र्क नज़र आ गया था। 2 दिन बाद ईद थी। घर में ईद की गहमा गहमी नजर आ रही थी। वर्दा इस टेंशन से निकल आई थी। लीना अब्बास उनसे मुसलसल राब्ते में थी। इरफान मुस्तफ़ा के शब रोज़ घर वालों की नज़र में थे। उसका गुमसुम रहना, ढंग से खाना न खाना, अख्तर शुमारी करना सबके इल्म में था। मम्मा के साथ सबने कई बार इस्तफसार किया, वो टाल जाता था। लीना अब्बास को देखे कई रोज़ बीत गया। वो कोई हक भी नहीं तो नहीं रखता था जो धड़ल्ले से जाकर मिला था। लीना, क्या कभी तुम्हारा दिल मुझसे मिलने को नहीं मचलता? कितनी ही बार बेमकसद तुम्हारी गेट तक चक्कर लगाए हैं, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वहीद का एहसास बिच्छू की तरह डंग मारता है। मैंने वहीद को नहीं देखा, ना ही उसके बारे में कुछ जानता हूँ, मगर उसका नाम जहन में आते ही दिल में आग की भट्टी जल उठती है। कश्मीरी शख्स से नफरत महसूस होती है। काश कि तुम मुझे पहले मिल जाती, तब मैं किसी वहीद को हमारे दरमियान नहीं आने देता। लड़कियां शॉपिंग पे से लौटी तो ताई, चची, मामा, दादू सब लाउंज में विराजमान थे। लड़कियां अपनी चीज़ें दिखा रही थी और लड़के उनकी दुकानें छानने की शिकायत बेजार अंदाज में कर रहे थे। नीचे कारपेट पर कुशन पे कोहनी रखे हथेली में चेहरा टिकाए नीम दराज अफान उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। लीना आवाज़ सुन के रूबरू थी। वो झटके से सीधा हुआ। अरे बेवफा लड़की, सभी उस पर चढ़ दौड़ी, सब की बातों का जवाब देती वो बड़ों से दुआएं ले रही थी। अफान मुस्तफ़ा की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। कॉफ़ी कलर के सूट में हम रंग शॉल लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। अपनी बेखुदी का एहसास उसे खुद नहीं था, मगर मम्मा और दादों ने उसे झटके से सीधा होते बगौर देखा था, और अब उसके खिले चेहरे को ना सिर्फ देख रही थी बल्कि पढ़ भी रही थी। काफ़ी देर बाद ताई जी को टोकना पड़ा। लड़कियों, लीना इतने दिन बाद आई है, चाय काफ़ी ही पूछ लो। ताई जी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, दिल चाहेगा तो खुद कह दूंगी। जियो, लड़कियों ने नारा लगाया। फिर बड़े नमाज इशा अदा करने चले गए। अजी जाओ, काफ़ी बना लो। अरीज ने जैसे इल्तिजा की। मैं बनाती हूँ, सब पियेंगे। वो उठ खड़ी हुई अफान की तरफ देखने से भी एतराज़ कर रही थी। तुम बैठो, मैं बना लाती हूँ। मामा उठने लगी। लीना जी, असदी कामचोर ऑफर कर रही है, आप बैठ जाइए। ताबश की ज़बान में खुजली हुई। मुझसे मेहमानों का सा सलूक करोगे तो फिर नहीं आऊँगी, उसने धमकी दी। कुछ खाने को भी लेती आना, दानिया ने फरमाइश करके उसका हौसला बढ़ाया तो मुस्कुराते हुए चल दिए। अफान मुस्तफ़ा उन्हें उलझता छोड़कर किचन में चला आया। कैसी हो तुम? बेताब दिल यहाँ तक ले ही आया था तो उसकी मौजूदगी पे किसी कदर पजल हो गई थी। अच्छी हूँ। ब्लैक जीन्स, कॉफ़ी कलर की हाई नेक बेगज़ब ढाते अफान मुस्तफ़ा से नज़र चुराकर काफ़ी का जार बंद किया। अफान ने जार उसके हाथ से लेकर उसे जगह पर रखा। वो पानी डालकर केटल कुकिंग रेंज पर रख चुकी थी। बर्नर और किया तो उसने माचिस जलाकर शोला दिखाया। फिर तीली को फूंक मारने से पहले धीरे से इस्तफसार किया। मिस करती हो हमें बहुत ज़्यादा? नानों के घर हम 3 ही तो लोग हैं, मैं, नानो, नाना जी, जबकि यहाँ तो माशाल्लाह हर वक्त रौनक लगी रहती है। दादो, बड़ी छोटी ताई, चाची, छोटी चाची की मुशफ़िक बातें याद आती हैं तो इज़िया, मामा, दानिर और ताबिश उनकी नोक-झोंक मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। वर्दा अरीज की तरह घर गृहस्थी अपनाना चाहती हूँ तो अली हशाम की नेचर नहीं भूलती। वो सादगी से गोया हुई। और मैं इस्तफसार पर एक नज़र उसे देखा, फिर तेजी से काफ़ी फेंटने लगी। मिस नहीं करती हो मुझे? उस सवाल पे धड़कने थम गई। जुनूखेज़ नज़रें उस पर उठी हुई थी। नहीं। जवाब पे उसके उसके खफीफ चेहरे को बगौर देखा। वो मग स्टैंड से निकाल रही थी। उससे मग लेकर वो ट्रे में लगा रहा था। लीना, जब तुम झूठ बोलती हो ना तो तुम्हारे चेहरे पे सुर्खी दौड़ जाती है, कभी गौर किया तुमने? शुगर पाट थमाते किसी कदर शरीर लहजे में गोया था वो, जैसे मुश्किल में फंस के उसे तरस आ गया उस पर। तुम भले मुझे मिस ना करती हो, मगर मैं आज भी तुम्हें मिस करना नहीं चाहता। वो मजबूत लहजे में गोया था। उससे झटके से सर उठाकर उसे देखा। अफान मुस्तफ़ा ने तफसीली नज़र उसके सरापे पे डाली। कितनी ही बिखरी लटे आरज़ों पे झूल रही थी। अच्छी लग रही हो, मुस्कुराती नज़र डालकर जुमला मुकम्मल किया, किचन से निकल गया। दादो का हाथ में लिए मम्मा की आगोश में सर रखे वो पुरसुकून था। उसने जिस मोहब्बत की हाजत की थी वो मिल गई थी। कमी थी तो लीना अब्बास की। अगर वो उसकी ज़िंदगी में आ जाती तो फिर कोई कमी ना लगती। इफ़ी, तुम्हें लीना कैसी लगती है? क्यों दादो? वो ठिठक गया। ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे क्या, वो तो सबको अच्छी लगती है। इनफैक्ट वो है ही बेहद अच्छी। अगर इस बेहद अच्छी लड़की को हम तुमसे बांध कर इस घर में हमेशा के लिए ले आए तो? मामा ने शोक से उसके बाल बिखेर दिए। दिल में दर्द के टांके धड़ाधड़ खुल गए। मामा, वो इंगेज है।
वो दिक्कत से जुमला मुकम्मल करके उठ गया। वो दोनों एक सानी को साकत रह गई। इफ़ी काफ़ी पीनी है। वर्दा मग लिए उस तरफ आ रही थी। अफान ने मग थाम कर सिप लिया तो बेसाख्ता लीना अब्बास तसव्वुर के पर्दों पर लहरा गई। दादो और मम्मा को अफान मुस्तफ़ा की बेकली का सुराग मिल गया था। साथ ही अफसोस भी हुआ। दादो ने उसी वक्त सीमा नानो को कॉल की। इतनी बड़ी खबर छुपाने पर खफगी का इजहार किया तो उससे भी बुरी खबर सुनने को मिली। वहीद ने किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली है और लीना के मम्मा पापा ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। सानिया लीना की गैर मौजूदगी में हुआ सो वो बेखबर थी। दादो ने छूटते अफान और लीना के रिश्ते की बात तय कर दी थी। लीना के पेरेंट्स से बात करके बड़ों ने तय किया कि ईद उल अज़हा के रोज़ यंग जनरेशन को सरप्राइज़ देंगे। ईद उल अज़हा की सुबह नमोदार हो चुकी थी। मर्द हजरात नमाज के लिए गए हुए थे। बड़ी ताई और मम्मा शीर खुरमा और फीनी तैयार करने में लगी हुई थी। लड़कियां तैयार हो रही थी और दादो बहू और पोतियों को खिलखिलाते देखकर दुआएं दे रही थी। उबैद वाले किस्से को साथ बनाकर फुप्पो ने कतई ताल्लुक कर लिया था। दादो को बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्हें कबूल था कि उन्होंने आज तक पत्थर को हीरा, हीरे को पत्थर जाना। लड़कियां दादो को कमरे में देखकर गड़बड़ा गई, मगर जब उन्होंने माशाल्लाह कहते पोतियों को गले लगाया तो सभी लिपट गई। मर्द हज़रात मस्जिद से लौट आए। लड़कियों ने किरणों से सजा आंचल सर पे डाल के मुबारक कहकर ईद वसूल की। आखिर में वो पाँचों रह गई। लड़कियां उनके आगे जा खड़ी हुई। जब पाँचों ने शराफत से वॉलेट उनकी हथेली में रख दिए तो सब सदमे से मरने वाले हो गई। ईद उल फितर में उन लोगों ने एक एक रुपए के सिक्के की ईदी में दिए थे। लड़कियों को वो वाक़या भूला नहीं था और अब वो सब हातम ताई बने थे। मगर जब वॉलेट में से एक एक रुपए का सिक्का भी बरामद नहीं हुआ तो उनका पारा चढ़ गया। लड़के शीर खुरमा खाते उनकी चीखों पुकार इंजॉय कर रहे थे। बिलाखिर कसाई आ गया। लड़के मसरूफ़ हो गए। फिर तका देने वाला सिलसिला शुरू हो गया। फिर अजीज़ रिश्तेदारों में गोश्त तकसीम करने का मरहला भी तय करना पड़ा। रात जब हस्ब रवायत बारबेक्यू का प्रोग्राम था। घर के छत पे खूब रौनक थी। माहौल में खुशबुएं रक्स कर रही थी। टिक्के बन रहे थे। सीखों पर बोटियां चढ़ रही थी तो एक तरफ बीफ रोस्ट हो रहा था। ऐसे में दादो की अजीज सहेली उनके शौहर और लीना बास चले आई और अफ़ान मुस्तफ़ा को ईद मुकम्मल लगने लगी। बड़े कुर्सियाँ डाले महवे गुफ्तगू थे तो यंग जनरेशन कबाब बनाने में। इफ़ी सर्दी बहुत है। लीना को गर्मी कत्ता नहीं लग रही। लीना को छोड़कर सीखो को पंखा चलो ऑन के कमेंट पर अफ़ान मुस्तफ़ा चीम किया। कई लबों पे मनी खेज मुस्कुराहट दौड़ गई। तिक्के सीख कबाब रोस्ट बन गए थे। तब बड़ों ने यंग जनरेशन को सरप्राइज़ दिया कि अभी और इसी वक्त अफ़ान मुस्तफ़ा लीना की मंगनी की तकरीब होगी। बाकी फॉर्मेलिटी लीना के वालिदैन के आने के बाद होगी। सब शॉक रह गए। खुद वो दोनों भी। फिर बड़ों के ज़रिए वहीद के साथ इंगेजमेंट और उसके ख़त्म होने की बात मालूम हो गई तो वो दोनों कितनी ही देर बेयकीनी से एक दूसरे को देखते रहे। दादो ने रिंग अफ़ान को थमाई और उसने सरहद से उसका हाथ थमकर रिंग तेज़ी से उंगली में डाल दी। इतनी तेज़ रफ्तारी कहाँ भागी जा रही है लीना? सब तंग करने लगे तो नानों ने लीना को रिंग थमाया। वो झुकी पलकों से मुंतज़िर रही कि वो खुद हाथ बढ़ाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने पलकें उठाई। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसके देखने पे हाथ बढ़ा दिया। इंगेजमेंट मुबारक। उसने हौले से सरगोशी की। वो सुरख होकर रुख मोड़ गई। नीचे हॉल में दस्तरखान लग चुका था। बड़े नीचे जा चुके थे। अब वो दोनों उन शैतानों के निरगे में बुरी तरह फंसे हुए थे। कैसे कैसे घुनने मिसने लोग हैं। ज़रा हवा ना लगने दी हमें। ये ऑन था। इफ़ी हमें तुझसे इस गद्दारी की उम्मीद ना थी। हमारी सफ ने कौन सा हमारा साथ दिया? ये लीना के कान खींच रही थी। तुम लीना की एंगेजमेंट पे सोग मना रहे थे। शाम ने क्या किया उस दिन जब ताया जी पूछ रहे थे इफ़ी तुम्हें कोई पसंद है तो मोहतरम ने कैसे लीना से कहा था जब कभी मैंने अपना ये सीक्रेट किसी से शेयर किया तो यकीन करें वो हस्ती आप ही होंगी। ये ना कहा कि मोहतरमा वो आप ही हैं। अमामा के तुम नक्कर बोलने पर सब मुस्कुरा दिए। इफ़ी तुम्हें लीना की किस चीज़ ने मुतासर किया? अरगम के शौक सवाल ने लीना को बौखला दिया। उनकी लीडरशिप ने मेरे आसपास सब ठीक हो सब हम सब साथ साथ हैं का स्लोगन बन जाए। ताबिश ने पत्ते की बात की। लीना तुम वाकई जादू करती हो वरना हमारे सब जीनियस कज़न को मुतासर सबसे जीनियस कज़न को मुतासर करना आसान नहीं था। दानिया ने सोच विचार के बाद ज़बान खोली। उनके जुमलों पे उसने बाकायदा हाथ जोड़ दिए थे। तब कहीं जाकर वो उन शैतानों को नीचे ले जाने में कामयाब हुई। सब चले गए तो लीना बाज भी मुड़ने लगी। उसने रेड चूड़ियों से सजी कलाई थाम ली। तुम तो मत जाओ। क्यों? बात करनी है। जब मैं आई तब तो ठीक से देखा भी नहीं था। उसने गिला किया। पराई चीज़ पे बुरी नीयत नहीं डालता। उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियों को छेड़ते हुए शौक जवाब दिया। अब रिंग तो पहना ही दिया है। जल्दी ऑफिशियल कागज़ भी बनवा लूँगा। उसकी नज़रें शरीर हुई। जानती हूँ खासे ढीठ हो। रेड सूट में रेड शाल शानों पे डाले हुए नज़रों और धड़कनों के पास थी। किसी हस्ती से मिलकर अजीज़ को अनुमान मिल जाता है। लीना अब्बास भी ऐसी ही हस्ती थी जिसने अफ़ान मुस्तफ़ा को जीने का ढंग सिखाया था, मुस्तकबिल के खसारे से बचाया था। उसने नाजुक सी लड़की को बगौर देखा जिसने मम्मा को नई ज़िंदगी दी थी, मोहब्बत के लम्ह से रोशनास कराया, वरना वो मम्मा को समझे बिना ही खो बैठता। एक फजूल सी जिद में सारी उम्र तिश्ना रहता। अब वो मोहब्बतों का एक महल तामीर कर रहे थे जिस पे किसी की आहें आंसुओं का कर्ज नहीं था। लोग नाहक गिला करते हैं कि उनकी दुआएं पूरी नहीं होती। तुमने कौन सी दुआ मांगी जो पूरी भी हो गई? तुम्हारी मंगनी टूटने की। उसके बरजस्ता जवाब ने लीना की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। उसकी नज़रों की तपिश पे सर झुका गई। बड़ी खूबसूरत ख्वाहिश अफ़ान मुस्तफ़ा के
लबों पे मचल गई। मैं तेरा हुस्न हुस्न जहाँ सोज मुकम्मल करके चंद लम्हों के लिए प्यार से तुझको देखूं, एक उंगली से उठाऊं तेरी ठोड़ी जाना और धीरे से तुझे ईद मुबारक कह दूं। गंभीर लहजे में जज्बे लौ देने लगे थे। लीना ने ब्लश होकर अपनी ठोड़ी से उसकी उंगली हटाई। ईदी निकाले उसने मेहंदी से सजी हथेली बगौर देखते हुए वॉलेट निकाल कर उसमें से रेड नगों वाला ब्रेसलेट निकाला। वो हैरत से देखने लगी। जब तुमने तेरे दिल पे दस्तक दी थी तब तुम्हारे लिए खरीदा था, खबर ना थी इतनी ज़बरदस्त मौके पे पहनाऊंगा। वो फैली हथेली थाम कर ब्रेसलेट पहना रहा था। मैंने तो तुमसे कुछ सीक्रेट नहीं रखा था, फिर तुमने क्यों सीक्रेट रखा? उसने उसकी आंखों में बगौर झांकते इस्तफसार किया। क्या? लब होले से हिले। यही कि तुम भी मुझसे उसकी हथेली पे दबाव बढ़ाते हुए शौक हुआ। वह शर्मीली मुस्कान से सर झुका गई। हथेली हनूज उसके हाथ में दबी थी। नीचे से उन्हें आवाज़ दी जा रही थी। लीना ने सीढ़ियों पे की तरफ चेहरा मोड़ा था। अगले ही पल उसका प्यार हथेली पे महक उठा। वो हाथ छुड़ाकर सीढ़ियां तय कर गई। ये तो बता दो ईदी पसंद आई या नहीं? वो ग्रिल थामे शरीर हुआ। लीना ने ज़रा सा मुड़कर उसका रोशन चेहरा देखा। दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी थी। वो शौक़ी से जवाब देकर सीढ़ियां भी तय कर गई। अफान मुस्तफ़ा उंगलियों से बाल संवारते नफ़ी में सर हिलाते बेसाख्ता हंस पड़ा। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। था तो ये ईद उल अज़हा बेस, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सोचा इसी ईद पर आपके लिए मैं पढ़ दूँ। मुझे यकीन है आपको ये पसंद आया होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए अच्छे से नावल के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं बातों में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।